ठीक है, तो हम लोग जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, राइट। एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में जो है हमने डिस्कस किया था कि मतलब जितने ही पुराने जो हैं जितने भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हैं, सॉरी हम लोग जनरल डिफेंस को डिस्कस कर रहे थे, और जनरल डिफेंस में जनरल डिफेंस जितने हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया था, एंड प्राइवेट डिफेंस बच रहा था। प्राइवेट डिफेंस होता क्या ये आज हम समझेंगे, है ना। प्राइवेट डिफेंस में क्या क्या आपके राइट इंक्लूड होते हैं उनको हम समझेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज को भी हम यहाँ पे बेसिकली देखेंगे, है ना, उसके साथ जो रिलेटेड केस लॉज। लेकिन दोनों को समझने से पहले एक चीज, इन सारी चीजों को समझने से पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक होता है प्राइवेट डिफेंस और एक होता है सेल्फ डिफेंस, है ना। सेल्फ डिफेंस और प्राइवेट डिफेंस, किसी को मालूम है कि क्या फर्क है दोनों में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट डिफेंस एंड सेल्फ डिफेंस? क्या सर, डिफरेंस? जो प्राइवेट डिफेंस है वो अदर की प्रॉपर्टी और बॉडी के लिए भी यूज की जा सकती है। करेक्ट, ठीक है। और सेल्फ डिफेंस खुद पे इन्फ्लिक्ट होता है, मतलब खुद सेफ खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल बॉडी को। सो सेल्फ डिफेंस वर्ड से ही पता चल रहा है कि भाई सिर्फ आप अपने आप को बचाने के लिए जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए कोई भी एक्टिविटी करें, दैट इज सेल्फ डिफेंस, है ना। प्राइवेट डिफेंस जो है आपको आपकी बॉडी, आपकी प्रॉपर्टी, दूसरे की बॉडी, दूसरे की प्रॉपर्टी, इन सबको बचाने के लिए आपको मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं हमारे टॉपिक पे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 44 तक बीएनएस में दिया गया। पहले कहाँ था ये? 96 से 106 तक आईपीसी में, 96 से 106 तक आईपीसी में था। सबसे पहले जो सेक्शन है 34, जो बात करता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। एक हमने सेंटेंस दे दी कि भाई कोई भी चीज आप करेंगे एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस में, तो कोई अगर ऑफेंस होता है तो हम उसको ऑफेंस नहीं मान, मतलब किसी को आपने मार दिया, उसके पैर तोड़ दिए, उसका सर तोड़ दिया, किसी को रॉन्गफुली कन्फाइन कहीं पर कर लिया, किसी का कुछ सिचुएशन में आपने किसी का मर्डर भी कर दिया, तब भी हम आपको मर्डर के लिए लायबल नहीं करेंगे। लेकिन वो कब होना चाहिए? प्राइवेट डिफेंस में होना चाहिए, ठीक है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्राइवेट डिफेंस किसको मिलेगा? जो इनोसेंट पर्सन होगा उसको मिलेगा प्राइवेट डिफेंस का राइट। अब इनोसेंट पर्सन का मतलब क्या है कि भाई मैंने किसी के ऊपर अटैक किया है, तो सामने वाला पर्सन इनोसेंट पर्सन है, उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट मिलेगा। मैं जो है किसी के पे अटैक करने जा रहा हूं, अब वो इंसान मुझसे ताकतवर निकला, अब उसने जो है मुझे मारना स्टार्ट किया, अब मैं अपने बचाव में अब उसको मार रहा हूं, और फिर उसको मैंने मार दिया, तो बाद में मैं कहूं कि भाई मैंने अपने प्राइवेट डिफेंस में किया है ये एक्ट, तो मुझे नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे ए है और ये बी है। पहले ए बी को मारने गया किसी भी चीज से, मान लीजिए डंडे वंडे से मारने गया था, लेकिन बी के पास बंदूक थी, बंदूक निकाल के बी ने फायरिंग स्टार्ट कर दी। अब यहाँ पे ए ने अपनी बंदूक निकाली और ए ने फायरिंग करके बी को शूट कर दिया, तो यहाँ पे बी को तो प्राइवेट डिफेंस मिलता अगर वो ए को मार देता तो। लेकिन अब जो ए मांग रहा है कि हमें भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए, क्योंकि बी हम मेरे ऊपर अटैक कर रहा था बंदूक से, हम तो उसको डंडे से मारने गए थे, लेकिन वो हम पे बंदूक से अटैक कर दिया, तो हमको प्राइवेट डिफेंस मिलना चाहिए, तो यहाँ पे ए को नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब वही कि अग्रेसर हैज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, और इन अदर वर्ड नो प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट अ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि यहाँ पे बी क्या कर रहा था? अपना प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा था, तो अब इसके प्राइवेट डिफेंस के अगेंस्ट आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। एंड कंसेप्ट क्या है प्राइवेट डिफेंस को देने का, क्यों प्राइवेट डिफेंस आपको एज ए एक्सेप्शन मिलता है, जनरल एक्सेप्शन के पार्ट में मिलता है आपको, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसकी बात यह है कि भाई स्टेट की ड्यूटी है आपको प्रोटेक्ट करना। स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ देयर कंट्री। सो स्टेट जो है हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और स्टेट जो है हर टाइम अवेलेबल नहीं हो सकता, इसलिए स्टेट कुछ राइट्स देता है आपको कि भाई कोई अगर आपके ऊपर अटैक करे तो आप अपने बचाव में कुछ एक्टिविटी कर सकते हो। अगर उस एक्टिविटी को करने के लिए, उस एक्ट को करने के लिए, उस एक्ट को करने के लिए सामने वाले को आप कोई नुकसान भी करते हो, तब भी आपको हम लायबल नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये केस है यहाँ पे जेम्स मार्टिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2024। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द बर्डन टू एस्टैब्लिश प्राइवेट डिफेंस इज डिस्चार्ज बाय प्रेपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमने वहां पे भी देखा था कि जनरल डिफेंस भी कैसे आपका प्रूफ करना होता है, प्रेपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में,
और प्राइवेट डिफेंस भी जो है प्रोपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में, मतलब कि आपको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ नहीं करना है कि भाई हमने जो है अपने बचाव में ही सामने वाले को मारा है और ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट आपको प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, प्रोपोनेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी से ही डिस्चार्ज आप हो सकते हैं। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, अब आते हैं हमारे मेन सेक्शन पे कि प्राइवेट डिफेंस में इंक्लूड क्या क्या होगा। तो पहला कह रहा है 34 हमारा कि भाई प्राइवेट डिफेंस में अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हैं तो ऑफेंस नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि प्राइवेट डिफेंस किस किस चीज में आपको मिलेगा। ठीक है, 35 जो है वो कहता है कि किस किस चीज में आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। एक तो पहला कहते हैं कि भाई आपको प्राइवेट डिफेंस में कोई ऑफेंस नहीं, दूसरा कहना है कि प्राइवेट डिफेंस आप किस किस चीज में एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट डिफेंस एक पर्सन के पास हैज अ राइट सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 37 में जो भी रिस्ट्रिक्शन दिए गए हैं उसको छोड़ के आपको प्राइवेट डिफेंस है किस किस चीजों का, अपनी बॉडी का, ठीक है, बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी और दूसरे की बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट है। दूसरा, प्रॉपर्टी का, वेदर मूवेबल और इमूवेबल, चाहे वो चल संपत्ति हो चाहे वो अचल संपत्ति हो, उसके लिए मिलेगा। ऑफ हिमसेल्फ मतलब उसकी, ठीक है, ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी एक्ट ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास और विच इज एन अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। कहने का मतलब ये है, इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि भैया आपकी बॉडी के अगेंस्ट में या किसी और की बॉडी के अगेंस्ट में कोई भी ऑफेंस हो रहा है जो कि ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट कर रहा है तो उसमें क्या है, प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेगा। ठीक है, लेकिन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में जो दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक मूवेबल इमूवेबल, उसमें आपकी प्रॉपर्टी और दूसरी की प्रॉपर्टी में कुछ स्पेसिफिक ऑफेंस होंगे तभी उसमें आपको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। कौन कौन सा है? थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। समझ में आ रही कि इन चार तरीके के कोई भी ऑफेंस अगर आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट होता है तो आपको जो है वो मिलेगा, और उसका अटेम्प्ट भी होता है तब भी मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। देन इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रोविजन पे, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एटसेट्रा। अब देखिए ये सिंपल सी बात कहने का मतलब है कि एक सिचुएशन होती है कि भाई मैं एक सेन पर्सन हूँ, नॉर्मल हूँ, मेरी उम्र जो है वो 12 साल से ज्यादा है या 18 साल से ज्यादा है, मैं इंटॉक्सिकेटेड भी नहीं हूँ, मैंने किसी के अगेंस्ट क्राइम किया तो मैं ऑफेंस के लिए लायबल होऊंगा। ठीक है, बट कुछ ऐसे पर्सन हैं जिनको अभी हमने पढ़ा था सेक्शंस में, है ना, कि वो लोग अगर ऑफेंस करते हैं, जैसे किसी ने इंटॉक्सिकेशन में कर दिया, कोई माइनर था उसने ऑफेंस कर दिया, कोई और पर्सन थे इंसेन था उसने कर दिया, तो इन लोगों का ऑफेंस ऑफेंस नहीं होगा। तो क्या मतलब है कि इनके अगेंस्ट मुझे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा? ऐसा नहीं। कहने का मतलब ये कि एक नॉर्मल पर्सन अगर मेरे खिलाफ ऑफेंस करता है तो जैसे उसके खिलाफ मुझे प्राइवेट डिफेंस मिलेगा, वैसे ही ऐसा पर्सन जो ऑफेंस करेगा तो लेकिन उसके लिए तो ऑफेंस नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए वो ऑफेंस नहीं है, वो बच जाएगा, है ना, उसको जो जो भी जनरल डिफेंसेस हैं उसमें बेनिफिट उसको मिल जाएगा, बट उस पर्सन के अगेंस्ट भी हमको प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। कहने का ये मतलब यही कह रहा है, देखिए कि प्रोवाइड दैट व्हेन एन एक्ट अदरवाइज बी सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट ऑफेंस, मतलब एक एक्ट जो है वो ऑफेंस होता बट वो ऑफेंस नहीं, क्यों? बाय रीजन ऑफ यूथ, मतलब वो मान लीजिए बच्चा 7 साल से कम उम्र का है, वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसकी मेच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग डेवलप अभी नहीं हुई है कि वो समझ सके कि जो काम कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू लॉ है या अगेंस्ट द लॉ है, ठीक है, या उसके नेचर को वो नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड है उसको, या फिर वो पर्सन इंटॉक्सिकेटेड है, या फिर बाय रीजन ऑफ एनी मिसकंसेप्शन ऑन द पार्ट ऑफ दैट पर्सन, भाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर रहा है, जस्टिफाइड बाय लॉ है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर रहा है, बाउंड बाय लॉ, उसमें वो काम कर रहा है, तो इस वजह से वो पर्सन क्या है, लायबल नहीं होगा ऑफेंस के लिए। बट इन दैट केस एज वेल यू विल गेट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। मतलब कि कोई बच्चा है 5 साल का, वो आपको मारने आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको मार देगा तो आपके खिलाफ उसको कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे,
बट ऐसा नहीं कि आप अपने बचाव में फिर आप नहीं करके नहीं नहीं भाई वो ऑफेंस नहीं है तो मेरा तो ऑफेंस हो जाएगा, नहीं। आप भी अगर अपने बचाव में उसको मार देते हैं तो आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपका मिलेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, पहले बताइए। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है मेरी। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा भाई। आ रही है सर आपकी आवाज। आ रही है, क्या बात है। चलिए, तो यहां तक क्लियर है आई बिलीव। चलिए, बहुत इजी है, ऐसा कुछ मतलब इसमें ज्यादा प्राइवेट डिफेंस वाले जितने भी पार्ट है ना, जितने भी सेक्शन है हमारे, बहुत ही इजी है, वैसे कुछ टिपिकल नहीं। बस आपको सीक्वेंस इनका याद रखना। पहला में कहा कि भाई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में अगर आप कोई एक्ट करते हैं तो ऑफेंस नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको अपनी बॉडी, दूसरे की बॉडी, अपनी प्रॉपर्टी, दूसरे की प्रॉपर्टी, और दूसरे की प्रॉपर्टी और अपनी प्रॉपर्टी में कब, जब उसमें 4 तरीके के ऑफेंस होंगे या उनका अटेम्प्ट होगा। थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास। अब आगे आ जाइए। उसके बाद कह रहा है कि भाई कोई ऐसा ऑफेंस जो एक आदमी करता उसके लिए वो ऑफेंस नहीं होता, बट आपको उसके एक्ट के अगेंस्ट भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। जनरली मतलब कि जितने भी ऊपर हमने अभी पढ़े थे सारे कि ये लोग इस सिचुएशन में अगर ऑफेंस करेंगे तो इनको डिफेंस मिलेगा, तो वो लोग अगर आपके अगेंस्ट में कोई ऑफेंस करते हैं तो आपको उनके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस यूज करने का राइट है। सिंपल सी बात है। 36 में 37 कहता है कि भाई किस किस सिचुएशन में आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अभी कह रहा है कि 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन कि भाई कोई एक्ट कोई पब्लिक सर्वेंट कर रहा है आपके खिलाफ तो आपको उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। मान लीजिए पुलिस आपको पकड़ने आ रही है, आपने कहा कि भाई मुझे कैसे पकड़ लिया तुमने, और आपने उठाया और पुलिस को मारना चालू कर दिया बुरी तरीके से। अरे मुझे कैसे पकड़ के ले जा रहे, क्राइम क्या किया आपने, कहा तुमने पकड़ कैसे लिया मुझे, ठीक है, प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा आपको। दूसरा, कोई ऐसा पर्सन जो अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट काम कर रहा है, ठीक है, और उन दोनों के एक्ट से, मतलब पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से और उस पर्सन के एक्ट से आपको अप्रीहेंशन नहीं हो रहा है कि आपकी डेथ हो जाएगी, आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। बात समझ नहीं, कितना टेक्निकल चीजें यहाँ पे कही जा रही है कि पब्लिक सर्वेंट के एक्ट से और उस पर्सन के एक्ट से जो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में आपके खिलाफ कोई एक्ट कर रहा है, उसके एक्ट से अगर आपके दिमाग में ये अप्रीहेंशन नहीं आ रहा है कि आपकी डेथ हो जाएगी, आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो आप प्राइवेट डिफेंस उन दोनों के खिलाफ नहीं यूज कर सकते। सिंपल इज दैट। अगर उनके एक्ट से आपको लग रहा है कि आपकी डेथ हो जाएगी, ग्रेवियस हर्ट होगा, तो आप प्राइवेट डिफेंस अगेन यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है, इसी में है एक पॉइंट कि भाई अगर मान लीजिए आप के अगेंस्ट जब कोई पर्सन कोई एक्ट कर रहा था, कोई ऑफेंस कर रहा था, और आप जो है उस सिचुएशन पे पब्लिक अथॉरिटी के पास अपने आप को बचाने के लिए जा सकते थे, तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई आपको पुलिस स्टेशन के बाहर ही दौड़ा रहा है पीटने के लिए, बंदूक लेके या डंडे लेके, कुछ भी लेके, अब आप दौड़ के भाई पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए। आप नहीं गए, बोले नहीं नहीं हमारे पास तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अंडर आर्टिकल अंडर सेक्शन 35, और आपने निकाली अपनी बंदूक और पुलिस स्टेशन के सामने उसको गोली मार दी। पुलिस ने आपको पकड़ा, बोला कैसे पकड़ रहे हो भाई, मैंने तो प्राइवेट डिफेंस में इसको मारा है। तो पुलिस क्या कहेगी, सेक्शन 37 पढ़ो। क्या कहा है कि जब आप पब्लिक अथॉरिटी के पास अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकते हैं तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं। हम यहाँ पे बगल में खड़े हैं तुम्हारे पास नहीं आ सकते थे, क्या जरूरत थी उसको मारने की। बात समझ आ रही। तो ये चीज है। फिर उसमें एक चीज और है, पब्लिक सर्वेंट वाले में, पब्लिक सर्वेंट में और पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में अगर कोई काम कर रहा है तो अगर उनको देखकर आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, ये वो पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में वो कोई काम कर रहा है, तब भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कोई पुलिस ऑफिसर है, आपने कोई क्राइम किया या क्राइम नहीं किया, आपने ऐसे ही आ गया आपके पास पकड़ने आपको, बोले कि चलो थाने चलो। बोला भाई तुम क्यों थाने लेके जा रहे हो हमको, बोला बस चलो थाने। अब पुलिस की ड्यूटी क्या है, पुलिस वाला बोले कि भाई मैं पुलिस वाला हूँ, तुमने ऑफेंस किया है, तुमको अरेस्ट करना है। वो ऐसे ही उसको उठा के लेके जा रहा है थाने। उसको गुस्सा आ गया, उसने मारा, उसको पीटा कि भाई क्यों हमको ऐसे ही पकड़ के लेके जा रहा थाने बिना किसी वजह के, ये तो उस सिचुएशन पे उसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहने का मतलब है मिलेगा।
समझ में आ रही बात कि अगर उसको नहीं पता है कि जो सामने वाला पर्सन है जो उसके खिलाफ एक्ट कर रहा है वो एक पब्लिक सर्वेंट है, या फिर जो पर्सन अंडर द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट कर रहा है उसको इसकी बात का मालूमात नहीं है, तब वो प्राइवेट डिफेंस अपना एक्सरसाइज कर सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि जब उनका एक्ट आदमी के दिमाग में अप्रीहेंशन दे रहा है, ऐसा उसको लग रहा है उसके एक्ट से कि भाई उसकी डेथ हो जाएगी या उसको ग्रीवियस हो जाएगा, तब भी पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन में कोई इंसान काम कर रहा है तो उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। बात समझ में आ रही कि दो सिचुएशन की बात कर रहे हैं हम। एक तो हम जनरल कह रहे हैं कि जनरल रूल ये है कि भाई पब्लिक सर्वेंट और पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में कोई इंसान काम कर रहा है तो उसके लिए हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। लेकिन इसके दो एक्सेप्शन, एक कि अगर उनका एक्ट ऐसा है कि ग्रीवियस हर्ट हो सकता है या डेथ हो सकती है तो हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। दूसरा कि उनको देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि वो एक पब्लिक सर्वेंट है या पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में वो पर्सन काम कर रहा है, तब भी हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है, एक पॉइंट ये खत्म हो गया। दूसरा पॉइंट जैसे क्या बताया मैंने कि पब्लिक अथॉरिटी के पास अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जा सकते हैं, इतना टाइम है मेरे पास, तो हमको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं करना है, हमको पब्लिक अथॉरिटी के पास भाग के जाना है अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा नहीं कि बंदूक निकाला, डंडा निकाला, उसको पीटना वहीं चालू कर दिया, नहीं। हमको, हमारे पास टाइम है तो पब्लिक अथॉरिटी है ना भाई बचाने के लिए, हम उनके पास जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जितना हार्म जरूरी है अपने आप को सेव करने के लिए, यू हैव टू यूज दैट पर्टिकुलर हार्म ऑनली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान हमको इस बॉटल से मार रहा है, ठीक है, ये किताब से मार रहा है, डंडे से मार रहा है, ठीक है, तो जान ले ज्यादा से ज्यादा हम उसको क्या कर सकते हैं, एक रूम में बंद कर दें ताकि वो हमको मारे ना, या फिर ज्यादा से ज्यादा और क्या करें, हम दो चार डंडे उसको और मार दें ताकि वो भाग जाए हमको, है ना। ऐसा थोड़ी कि हम उसको जान से मार दें, या फिर वो इंसान बेहोश हो गया फिर हम उसको मारे जा रहे फिर अंदर से बंदूक निकले, बंदूक निकाल के लाके उसको एकदम शूट कर दिया। बात समझ में आ रही है? कि जितना अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको अपना प्राइवेट डिफेंस यूज करना है, हम उतना ही यूज करें, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चोर पकड़ा गया, उसको हमने एक जगह पे बांध दिया, अब बस पुलिस को फोन करना है, पुलिस को बुलाना है और उसको पकड़वा देना है कि ले जाइए इसको। ऐसा थोड़ी कि चोर को पकड़ के पूरा मार मार के एकदम उसकी जान निकाल दी, भाई जरूरत नहीं थी वहां पे वो चीज की। तो ये कह रहा है नो केस इज इट एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्शन ऑफ मोर हार्म देन इट इज नेसेसरी, जितना हार्म की जरूरत थी उससे ज्यादा हार्म आपको नहीं देना। अगर आप देंगे तो क्या होगा, लायबल होंगे आप उसको। मान लीजिए उसकी डेथ हो गई तो आप कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लायबल। समझ में आ रही है? तो ये चीज है जो आपको 37 में ध्यान रखनी है। 38 में क्या कह रहा है भाई, 38 में कह रहा है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग ऑफ डेथ। अब ये कह रहा है कि 7 सिचुएशन ऐसी है जिसमें अगर आप प्राइवेट डिफेंस को यूज करते समय सामने वाले की डेथ भी काउज करते थे तब भी आपके खिलाफ कुछ नहीं होगा। 7 सिचुएशन, 7 खून माफ से भी ऐसे आप याद कर सकते हैं कि 7 खून माफ है आपको, तो 7 ग्राउंड पे आपको खून करना माफ है। क्या है सिचुएशन वो, तो कह रहा है कि provide that the right of private defense of body extend to the voluntary causing death or of any harm to the assailant in the following circumstances। ठीक है, क्या आप उसकी डेथ भी काउज कर सकते हो और एनी अदर हार्म, उसका पैर तोड़ दें, हाथ तोड़ दें, सर फोड़ दें, आंखें निकाल लें, कान काट दें, उसका कुछ भी कर दें, पैर काट दें, उसका कुछ भी कर दें। कहने का मतलब इन 7 सिचुएशन में आपके पास एक्सक्लूसिव राइट है कि कुछ भी हार्म से लेकर डेथ तक काउज करने। क्या है वो कि सच एन असॉल्ट एज मे रीजनेबली काउज द एप्रीहेंशन दैट, मतलब वो सामने वाला आपको इस तरीके से असॉल्ट कर रहा है जिससे आपके दिमाग में ये एप्रीहेंशन आया कि आपकी डेथ विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच असॉल्ट। उस वो जिस तरीके से आपको मार रहा है उससे आपको लग रहा है कि अब तो आपकी डेथ ही हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे वही कि कोई आदमी आपको बांध के रस्सी में मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, अब अचानक से आपका हाथ खुला तो ऑब्वियस बात आपको लगे कि भाई ये तो मार ही देगा मुझे, है ना, रुक ही नहीं रहा। अब जैसे तैसे आपका हाथ खुला, आपने कहीं पर एक देखा वहां पे कुछ चाकू या कुछ पड़ा था, आपने निकाल के उसके पेट में डाल दिया, आदमी मर गया। आपसे पूछा गया क्यों भाई, उसको क्यों मारा, तो बोला भाई उस तरीके से मुझे मार रहा था कि मुझे लगा कि अब तो मैं बचूंगा नहीं, तो बचाने, अब मुझे बचने के लिए बस मेरे पास एक ही पॉइंट था कि मैं उसको मार दूं, मैंने उसको मार दिया। दूसरा
कि किसी भी तरीके का ऐसा वो असॉल्ट कर रहा है आपके ऊपर कि जिससे ग्रीवियस हर्ट विल बी अदरवाइज विद द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच असॉल्ट, कि आपको ये लग रहा है कि आपके साथ आपको आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। अब ग्रीवियस हर्ट में बहुत सारी चीजें होती है, दांत टूट जाना, पैर टूट जाना, है ना, चेहरा जो है का फेस का जो है शक्ल चेंज हो जाना, है ना, आप इतना मारना, आपको अभी तो पहले की 20 दिन था, अभी 15 दिन हो गया कि 20 दिन तक आप अपना कोई नॉर्मल काम ना कर सके, वो सब ग्रीवियस हर्ट में भी हम देखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ग्रीवियस हर्ट हो जाए आपको, ऐसा आपको दिमाग में ये एप्रीहेंशन आ रहा है कि भाई जिस तरीके से मुझे मार रहा है उससे मुझे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा। ठीक है। तीसरा, कैन असॉल्ट विथ इंटेंट ऑफ, सामने वाला आपको असॉल्ट कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि वो रेप करना चाहता है, असॉल्ट कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि वो ग्लोरीफाई कर रहा है अननेचुरल लस्ट को, असॉल्ट कर रहा है इस इंटेंशन के साथ कि जिससे लग रहा है कि वो आपको किडनैपिंग करेगा या आपका अबडक्शन करेगा। ठीक है। और असॉल्ट इस इंटेंशन के साथ कर रहा है कि भाई आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करेगा, बट यहाँ पे रॉन्गफुली कन्फाइन एक एक पॉइंट नहीं है उस सामने वाले पर्सन की डेथ काउज करने का। उस रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट से ऐसा रीजनेबल एप्रीहेंशन आपके दिमाग में आ रहा है कि दैट यू आर अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटी फॉर हिज रिलीज। भैया आप कभी भी उस जगह से निकल के कभी भी किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं जा पाए। मूवी वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, लड़की को किडनैप करता है, ले जाके एक बंद कमरे में रख देता है। अब उसको लगता है कि कभी हम यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे। तो मान लीजिए वो आया कभी खाना देने के लिए उसको, और उसने जो है तो चाकू वाकू छुपा के रखा या ब्लेड वेड अपने हाथ में छुपा के रखा और उसको मार के वहां से वो निकल गई। सी इज जस्टिफाइड अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 38। समझ रही बात कि उसको लगना चाहिए एप्रीहेंशन कि भाई जिस तरीके से उसने उसको कन्फाइन किया है उसको लगना चाहिए कि अब हम यहाँ से निकल के पब्लिक अथॉरिटी के पास अपने आप को सेफली सेफ करने के लिए नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। एंड द लास्ट इज कि कोई भी ऐसा एक्ट, an act of throwing or administering acid or attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। ठीक है। कोई भी आपके ऊपर या तो एसिड थ्रो कर रहा है या एडमिनिस्टर कराने की कोशिश कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है उसको थ्रो करने का या एडमिनिस्टर, जिससे आपके दिमाग में ये अप्रीहेंशन आ जाए कि भाई ग्रीवियस हर्ट उससे हो सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई इंसान आपके ऊपर एसिड फेंकेगा या उसका अटेम्प्ट करेगा तो उन सारी सिचुएशन में बॉडी जलेगी। बॉडी जलना भी काइंड ऑफ ग्रीवियस हर्ट है। अगर डिसफिगर हो जाता है चेहरा तो वो भी ग्रीवियस हर्ट में आता है। तो इस सिचुएशन में भी क्या होगा, आप उस सामने वाले पर्सन की डेथ काउज कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या क्या है, डेथ, ग्रीवियस हर्ट, रेप, अननेचुरल लस्ट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड। ठीक है। बट थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड में एप्रीहेंशन को स्पेसिफिकली बताया गया कि क्या एप्रीहेंशन होना चाहिए, कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट एप्रीहेंशन होने से क्या पब्लिक अथॉरिटी के पास नहीं जा पाएंगे, और थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रिंग एसिड या अटेम्प्ट टू थ्रो और एडमिनिस्टर एसिड में होना चाहिए कि आपके दिमाग में एप्रीहेंशन हो कि आपको उससे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा उस एक्ट से जो सामने वाला कर रहा है। ठीक है। तो ये 7 ग्राउंड है जो आपको ध्यान में रखना है। देन उसके बाद आपका आता है कि व्हेन सच एक्ट सच राइट एक्सटेंड टू द कॉजिंग एनी हार्म अदर देन दैट। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भैया अगर वो 7 जो सिचुएशन हमने 38 में पढ़ा है उसको प्लस जो हमने लिमिटेशन पढ़ी है सेक्शन 37 में, उन दोनों को साथ में रख के दिमाग में हमें ये चलना है कि हम कोई भी हर्ट काउज कर सकते हैं बट डेथ काउज नहीं कर सकते। क्या मतलब है कि 7 जो ग्राउंड है डेथ काउज करने के लिए प्लस जो लिमिटेशन है ना 37 में, इज इक्वल टू एनी हार्म। कहने का मतलब है कि हम इन 7 सिचुएशन में डेथ काउज कर सकते हैं बस, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी हर्ट नहीं कर सकते अगर वो इस लिमिटेशन 37 में फॉल करता है। तो इन दोनों को छोड़ के कैसा भी एक्ट हमारे खिलाफ हो रहा है उसमें हम कुछ भी हार्म कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ। ठीक है। इसको रीड करते हैं एक बार हम लोग तो समझ में आएगा अच्छे से कि इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38, मतलब 38 में जितना भी ऑफेंस बताया गया उसमें से कोई ऑफेंस नहीं है,
The right of private defense of the body does not extend to voluntary causing of death to the assailant. जो पर्सन है जो हम लोग के ऊपर अटैक कर रहा है उसकी डेथ हम काउज नहीं कर सकते अपने प्राइवेट डिफेंस को यूज करते हुए, बट डज एक्सटेंड अंडर द रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई इन सेक्शन 37. जो सेक्शन 37 में रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाई किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए टू वॉलंटरी काउजिंग टू द assailant ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ. जो सामने वाला पर्सन है जो हमारे ऊपर अटैक कर रहा था उसके ऊपर हम कोई भी हार्म कर सकते हैं अदर देन डेथ. हमारी बात मतलब कि पहले कह रहे हैं आपको 7 ग्राउंड चेक करना है, 7 ग्राउंड अगर उसमें से कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप उसको कोई भी हार्म कर सकते हैं एक्सेप्ट डेथ. लेकिन आप वहां पे ये भी ख्याल रखें कि क्या वो सेक्शन 37 में तो फॉल नहीं कर रहा है. मान लीजिए वो 38 में 7 कोई ग्राउंड नहीं, लेकिन अब करने वाला जो बंदा है वो कौन है, पब्लिक सर्वेंट है, तो क्या आप उसको कोई भी हार्म काउज कर सकते हैं? नहीं. कहने का मतलब है कि जो रिस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर एनी हार्म वाला, कि एनी हार्म आप कब कर सकते हैं उस सामने वाले के अगेंस्ट में, तो उसमें आपको 2 सेक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा, सेक्शन 37 एंड सेक्शन 38. ठीक है, बात समझ आ रही है कि सेक्शन 37 एंड 38 दोनों का ख्याल रखना पड़ेगा. पहले तो ये देखना पड़ेगा कि उसने जो एक्ट किया है क्या वो एक्ट 38 में फॉल कर रहा है. अगर वो फॉल नहीं कर रहा है तब आप एनी हार्म कर सकते हैं उसको एक्सेप्ट दैट. दूसरा आप देखेंगे कि वो जो एक्ट कर रहा है उसमें जो है वो एक्ट करने वाला क्या पब्लिक सर्वेंट तो नहीं है, पब्लिक सर्वेंट के डायरेक्शन में तो काम नहीं कर रहा है. और हार्म आप कितना करेंगे, जितना उस टाइम जरूरत है. यहाँ पे एनी हार्म का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको सिर्फ पकड़ के बांधना था, एक रूम में कैद करना था तो आपने उसके हाथ पैर सब तोड़ ताड़ दिए. अब बोला कि एनी हार्म है तो हम कर दें, नहीं. एनी हार्म का मतलब है व्हाट वाज रिक्वायर्ड एट दैट पर्टिकुलर टाइम टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ. अपने आप को बचाने के लिए जो चीजें उस टाइम जरूरी थी आप उतना ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है, सेक्शन 39 ये कहता है. देन सेक्शन 40 क्या कहता है भाई, सेक्शन 40 कहता है कि कब आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होगा और कब एंड होगा. तो सिंपल सी बात है भाई कि जिस टाइम आपके दिमाग में एप्रीहेंशन आया कि कोई इंसान आपके ऊपर अटैक करने वाला है, आपके खिलाफ कोई एक्ट करने वाला है ना, आपकी बॉडी पे, आपकी प्रॉपर्टी पे, है ना, मतलब प्रॉपर्टी वाला तो आगे डिस्कस करेंगे, आपकी बॉडी पे किसी और की बॉडी पे. ठीक है, जैसे ही आपके दिमाग में रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आया, ठीक है, वैसे ही आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का राइट आ जाता है. ठीक है, तो क्या कह रहा है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी कमेंस एज सून एज द रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइज फ्रॉम एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू कमिट द ऑफेंस. जैसे उस इंसान ने आपके खिलाफ ऑफेंस करने का अटेम्प्ट किया या उसका थ्रेट दिया आपको, वैसे ही आपके दिमाग में रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर आया और आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करने का राइट भी आ गया. चलेगा कब तक, चलेगा कब तक, इट कंटिन्यू एज लॉन्ग एज सच एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कंटिन्यूस. जब तक आपके दिमाग में वो डर रहेगा तब तक आपके पास वो राइट है प्राइवेट डिफेंस का. अब इसका मतलब ये नहीं कि भैया 2 दिन बाद तक भी आपके दिमाग में डर रहेगा. वो आदमी करके चला गया और 2 दिन बाद तक डर है आपके दिमाग में और आप कह रहे कि भैया हमको तो, और जाके 2 दिन बाद आपने उसको मारा और कह रहे थे कि भैया हमको डर था रीजनेबल एप्रीहेंशन का और हमने उसको मार दिया. नहीं, ऐसा नहीं. कहने का मतलब ये कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान जो है एक डंडा लेके आपके पास आया और बोला कि हम तुमको उससे मार देंगे. अब डर आ गया आपके दिमाग में, लेकिन पब्लिक आई, पब्लिक छुड़ा उड़ा के चली गई, उसको साइड कर दिया, आपको साइड कर दिया. आपने उस टाइम कुछ नहीं किया, आपकी एकदम हालत खराब हो गई. आपने बोला कि नहीं नहीं भाई अभी कुछ करना, मतलब ये इतना बड़ा डंडा लेके मार वार देगा. आपको डर वर लगा, आप भी बस बोले कि बस कैसे बच जाए यहाँ से, आप बच के निकल गए. अब आप घर में गए, आपने एकदम बड़ा डंडा बंदूक और सारी चीजें निकाली और फिर जाके उसको खूब खूब मारा, खूब मारा. मारने के बाद जो है आपसे पूछा कि भैया क्यों मारा उसको, मतलब वो उस टाइम जो मारने आया था ना, तो मेरे दिमाग में डर था कि भाई ये मुझे मार देगा, तो इस डर था इसलिए मैंने उसको जाके अभी पीटा है. भाई अब क्या आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? नहीं. कहने का मतलब है कि जब तक वो एग्जिस्ट था उस टाइम, जब तक पब्लिक जब तक आपको छुड़ा रही थी तब तक आपके दिमाग में डर रहेगा. लेकिन अब वो चला गया, वो कल आएगा मारने नहीं आएगा ये श्योर थोड़ी है. ठीक है, तो अब आप जाके अगर उसको उसके खिलाफ कोई ऑफेंस करें तो आप लायबल होंगे उसके, आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते. सिंपल सी बात है. ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है क्या कि भाई क्या ऑफेंस होना जरूरी है. मान लीजिए कोई इंसान डंडा लेके आपको पीटने आया, आपको दौड़ा रहा है, अब आपको मारा नहीं उसने, ठीक है, तो क्या ये मारना जरूरी है, आपकी पिटाई होनी जरूरी है? तो ये भी नहीं है. ये सिंपल सी बात कह रहा है कि दो द ऑफेंस में नॉट हैव बीन कमिटेड,
आपके दिमाग में डर आ गया कि कोई ऑफेंस करने वाला है मेरे अगेंस्ट में, वाइजेड जो भी पर्सन है करने वाला है ऑफेंस, लेकिन उसने ऑफेंस किया नहीं, तब भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। सिर्फ डर आना आपके दिमाग में कि कोई ऑफेंस आपके खिलाफ होने जा रहा है, दैट इज इनफ टू एक्सरसाइज योर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, ऑफेंस का होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑफेंस का एप्रीहेंशन होना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहां तक क्लियर है? बॉडी तक राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, बॉडी क्लियर है? चलिए, तो उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में कब आप काउस डेथ कर सकते हैं। देखिए कुछ इसमें जो भी स्पेशली नेट वाले हैं तैयारी कर रहे हैं, उसमें पॉइंट्स याद आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखना है कि किस पॉइंट पे काउस डेथ कर सकते हैं इन द केस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। तो 4 यहाँ पे काइंड ऑफ ऑफेंस बताया गया है। इन चारों तरीके के ऑफेंस में आप प्रॉपर्टी में जो है आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर ये 4 तरीके के कोई ऑफेंस आपके खिलाफ हो रहे हैं राइट ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें आप जो है वो प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले की डेथ काउज कर सकते हैं। पहला है रॉबरी, मतलब कोई इंसान रॉबरी करना है आपके खिलाफ, तो आप प्राइवेट डिफेंस में उसकी डेथ काउज कर सकते हैं। कोई इंसान हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट कर रहा है, अब देखिए हाउस ब्रेकिंग होता है, एक क्रिमिनल ट्रेसपास होता है, और एक हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट होता है। नाइट वाले में ही आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलता है। ठीक है, फिर कह रहा है मिसचीफ बाय फायर कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल which building, tent or vessel is used as human dwelling or as a place for the custody of property। कहा क्या कर रहा है, मिसचीफ बाय फायर। मिसचीफ बाय फायर का मतलब क्या होता है? मिसचीफ का मतलब होता है आपकी कोई प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है, कहने का मतलब है ना, जैसे कि एक्सीडेंट होता है, गाड़ी आपकी डैमेज हो गई तो आपको मॉनेटरी नुकसान हो गया, है ना। तो मिसचीफ बेसिकली आपकी प्रॉपर्टी को अल्टर कर देना, आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यू कम कर देना, डैमेज कर देना, ये सारी चीजें मिसचीफ में आती है। तो ये मिसचीफ कैसा है? मिसचीफ बाय फायर है, कमिटेड ऑन एनी बिल्डिंग, मतलब किसी ने आपके घर में आग लगा दी, है ना, बिल्डिंग में आपकी आग लगा दी, किसी टेंट में आग लगा दी, वेसल में आग लगा दी। वेसल, वेसल क्या होती है हमने पढ़ा था, याद है वेसल की डेफिनेशन क्या होती है? वेसल वेसल क्या होती है बताइए फटाफट। स्मॉल बोट। हाँ हाँ बताइए, वेसल, वेसल का क्या स्मॉल मतलब बोट है? और शिप। To जहाज। convey the people और एक प्रॉपर्टी टाइप था सर कुछ। जो भी चीज हम कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं वाटर में, आइदर ऑफ पीपल और ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब गुड्स को या पर्सन को, है ना, कन्वीनियंस के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पानी के ऊपर ले जाने के लिए हम यूज करते हैं, है ना, वही तो वेसल है। वेसल का मतलब सारी जो नाव जहाजें हमारी हैं, सारी चीजें वो सब वेसल में आती है। कहने का मतलब है कि जो कन्वीनियंस कन्वीनियंस मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम जिसको यूज करते हैं, चाहे वो पर्सन हो चाहे वो प्रॉपर्टी हो। तो जो जहाजें होती हैं हमारी, एक एग्जांपल ले रहे, वैसे तो है बहुत सारी चीजें, पनडुब्बी भी इसमें आएगी, जहाज भी आएगी, सारी चीजें, बट द पॉइंट इज कि जो पर्सन को या प्रॉपर्टी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज होगी। जैसे हमारी जो जहाज हैं, इसमें हम 2 तरीके की जहाज देखते हैं। एक होती है आपकी जो कैरियर वाली होती हैं, जो सिर्फ सामान वगैरह को लेके जाते हैं, और एक होती है आपकी जो पब्लिक को लेके जाती हैं, है ना, क्रूज वगैरह उन सब चीजों को। तो ये सब सारी चीजें वेसल की कैटेगरी में आएंगी। तो ये कह रहा है कि कोई भी इंसान अगर मिसचीफ करता है बाय फायर ऑन एनी बिल्डिंग, टेंट और वेसल, विच बिल्डिंग, टेंट और वेसल इज यूज एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग, लोगों के रहने के लिए उस जगह को यूज किया जाता है, या फिर वो प्लेस ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर्टी को कस्टडी में प्रॉपर्टी की कस्टडी रखी जाती है, मतलब वहां पे प्रॉपर्टी रखी जाती है। तो कोई भी ऐसी जगह जो बिल्डिंग हो, टेंट हो या वेसल हो, उनमें या तो इंसान रहते हो या उसमें प्रॉपर्टी को रखा जाता हो, वहां पे आपने क्या किया है? मिसचीफ बाय फायर किया है। ठीक है, तो उस सिचुएशन पे सामने वाला पर्सन, जिसका भी वो प्रॉपर्टी है या कोई दूसरा पर्सन, उसकी डेथ काउज कर सकता है। ठीक है, तीसरा कह रहा है थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, लेकिन इसमें कंडीशन है।
क्या है थेफ्ट मीन्स ऑफ और ट्रेसपास में कि अंडर सच सर्कमस्टांसेस एज मे रीजनेबल काउज एप्रीहेंशन दैट डेथ और ग्रीवियस हर्ट will be the consequences if such right of private defense is not exercised। मतलब कोई इंसान आपके खिलाफ चोरी कर रहा है, मिसचीफ कर रहा है, हाउस ट्रेसपास कर रहा है, और उस सिचुएशन में आपको लग रहा है कि वो इंसान के अगेंस्ट मैंने अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज नहीं किया तो वो डेथ या ग्रीवियस हर्ट कर देगा। बात समझ आ रही? ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये 4 तरीके के जो ऑफेंसेस हैं आपके, रॉबरी, हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, मिसचीफ बाय फायर, थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास, इन 4 में ही आप क्या कर सकते हैं, प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी यूज कर सकते। प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी में आप डेथ काउज कर सकते हैं, अदरवाइज आप डेथ काउज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर उसमें आपका वही अगेन प्रॉपर्टी वाला राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ पर्सन की तरह आता है, कब स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा, कब आप जो है वो डेथ के अलावा कोई और क्या बोलते हैं एक्टिविटी, कोई और हार्म काउज कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी बात वही कह रहा है कि इफ द ऑफेंस, मतलब 42 में, सेक्शन 42 में कह रहा है कि इफ द ऑफेंस द कमिटिंग ऑफ विच और द अटेम्प्टिंग टू कमिट विच occasion the exercise of the right of private defense by theft, mischief, criminal trespass, not of any of the description specified in section 41, that right does not extend to the voluntary causing of death, but does extend subject to the restriction specified in section 37 to the voluntary causing to wrongdoer of any harm other than death। कहने का मतलब वही है कि भाई 41 में जो भी हमने ग्राउंड दे रखे हैं उसमें अगर फॉल करता है तो सारी चीजें आप वहां पे क्या कर सकते हैं, आप उसकी डेथ काउज कर सकते हैं। अगर 41 में फॉल नहीं कर रहा है तो आप 37 का जो एक्सेप्शन है उसको ध्यान में रखते हुए उसको कोई भी हार्म कर सकते हैं, जो ऑफेंडर है उसको कोई भी हार्म कर सकते हैं अदर देन डेथ। देन उसके बाद आता है आपका कि भाई कब स्टार्ट होगा कब एंड होगा। तो इसका थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें ऐसा नहीं कि भाई जब एप्रीहेंशन आया तब स्टार्ट किया और जब वो हुआ वो खत्म हो गया। इसमें थोड़ा सा टेक्निकल है। स्टार्टिंग का तो वही एज सुन एज रीजनेबल एप्रीहेंशन टू डेंजर द प्रॉपर्टी कमेंस, वो तो ठीक है। मतलब जब प्रॉपर्टी में लगेगा कि आपकी प्रॉपर्टी के खिलाफ कोई ऑफेंस होने जा रहा है तो उस टाइम आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर सकते, ठीक है, तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन एंड का अलग अलग है, मतलब थेफ्ट की केस में अलग है और बाकी सारे ऑफेंस के केस में अलग है। एक बार इसको हम लोग देख लेते हैं सेक्शन में क्या लिखा है। हम्म हम्म ठीक है, मतलब एक स्टार्ट कब हो जाता है, जैसे ही प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में आपको डेंजर, मतलब आपको जैसा लगे कि मेरी प्रॉपर्टी की चोरी होने वाली है, जैसे लगे कि रॉबरी होने वाली है, जैसे भी आपको लगे कि भाई कोई मिसचीफ बाय फायर करने वाला है, कोई थेफ्ट करने वाला है, कोई जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास करने वाला है, तो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कमेंस हो जाएगा, आप उस टाइम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन रहेगा कब तक, दैट इज इम्पोर्टेंट। उसमें तो ये है कि भाई जैसे जब तक आपके दिमाग में अप्रीहेंशन रहेगा कि आपके खिलाफ ऑफेंस हो रहा है तब तक आपको मिलेगा। इसमें कब तक है, इसमें अलग अलग है। देखिए इसमें कह रहा है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट थेफ्ट, पहला कह रहा है कि थेफ्ट में कब होगा, कंटिन्यूज टिल द ऑफेंडर हैज इफेक्टेड हिज retreat with the property or either the assistance of the public authority is obtained or the property has been recovered। 3 सिचुएशन बता रहा। पहला कि भाई जो पर्सन है जिसने थेफ्ट किया है, प्रॉपर्टी जो है उसके पास जो है वो है, रिट्रीटेड विद द प्रॉपर्टी, जब तक वो प्रॉपर्टी के साथ है वो, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर वो है। दूसरा कि भाई जो एसिलियंट है वो पब्लिक अथॉरिटी के पास चला गया, मतलब भाई आपने जाके पुलिस में कंप्लेन कर दी कि भाई मेरा जो है प्रॉपर्टी चोरी हो गई, तो अब आपने कंप्लेन कर दी तो अब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस खत्म हो गया, पुलिस देखेगी कि भाई चोर कौन है क्या है उसको पकड़ के लाएगी। और तीसरा कि द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड, जब तक प्रॉपर्टी जो है रिकवर नहीं होगी तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी अगेंस्ट रॉबरी कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर काउज और अटेम्प्ट टू काउज एनी person death or hurt or wrongful restraint as long as the fear of instant death or instant hurt or the instant personal restraint continue। तो देखिए
रॉबरी में क्या होता है, रॉबरी में इज ए एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, ठीक है। और उसमें आप कैसे करते हैं, थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन, या तो थेफ्ट करते समय आपने सामने वाले पर्सन के अगेंस्ट में जो है वो क्या कहते हैं वो फियर यूज किया है, फियर ऑफ डेथ और हर्ट और समथिंग रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, या फिर आपने एक्सटॉर्शन में जो है सामने वाले को ऐसा धमकाया है कि भाई आपकी डेथ हो जाएगी, इंस्टेंट डेथ हो जाएगी, इंस्टेंट हर्ट हो जाएगा। तो उस सिचुएशन में जब तक ये चीज सामने वाले के दिमाग में रहेगी कि भाई उसकी इंस्टेंट डेथ हो सकती है, इंस्टेंट हर्ट हो सकता है, ये इंस्टेंट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो सकता है, तब तक ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उसके पास रहेगा। जैसे ही वो एप्रीहेंशन ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हट गया, आपके पास से राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है कि क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में कब तक रहेगा भाई, तो क्रिमिनल ट्रेसपास मिसचीफ में रहेगा एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यू इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ। कह रहा है कि भाई क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में कब रहेगा, तो क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ में जब तक वो लोग वो ऑफेंस होता रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। तो वो जब तक मतलब ऐसा नहीं कि भाई कोई इंसान आपके घर में आया जो है ट्रेसपास करके चला गया, और ट्रेसपास करने के बाद जो है घर की दरवाजा से निकल के बाहर चला गया, सब कुछ हो गया, अब जो है एक बड़ा सा पत्थर आपने उठाया और उसके सर पे दे मारा, पूछा गया आपसे क्यों मारा, घर में एंटर किया था, तो भाई जब तक वो आपके घर में था विदाउट योर परमिशन, तब तक वो क्रिमिनल ट्रेसपास है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकल गया, क्रिमिनल ट्रेसपास खत्म हो चुका है। तो जैसे ही क्रिमिनल ट्रेसपास जो है वो होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ कंटिन्यू होगा जब तक वो ऑफेंडर कंटिन्यू इन द कमीशन ऑफ द क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक वो इंसान सामने वाला जो ऑफेंस कर रहा है क्रिमिनल ट्रेसपास का और मिसचीफ का, जब तक वो कर रहा है तब तक ही आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी है। अदरवाइज जैसे ही वो ऑफेंस खत्म हुआ, आपके पास वो भी नहीं होगा, ठीक है। Then the right of private defense of property against house breaking by night continue as long as the house trespass which has been begun by such house breaking कंटिन्यू, है ना। वही बात है कि भाई हाउस ब्रेकिंग बाय राइट मतलब कि वो जब तक वो ऑफेंस में कंटिन्यू है। अब भाई आपका घर की दरवाजा तोड़ के कोई इंसान रात में आपके घर में एंटर हुआ, अब वो निकल के चला गया है, दूसरे दिन सुबह आपको दिखा वो इंसान कहीं पर, आपने उसको पकड़ के पीटना चालू कर दिया, ठीक है। सो यू हैव नो राइट ऑफ प्राइवेट, जब तक वो आपके घर के अंदर था तब तक आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस था। जब वो घर से निकल गया, चला गया, सुबह हो गई, अब आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं, ठीक है। तो ये चीजों को बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये जो सेक्शन 44 है जो पहले 106 में था, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत बार ये सवाल एग्जाम में आपका पूछा गया, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है भाई, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन। देखिए क्या है इसमें, इसको एग्जांपल समझिएगा तो अच्छे से समझ आएगा। फिर इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या कह रहा है। कि 4 लोग हैं जो आपको मारने के लिए दौड़ा रहे हैं, है ना, और उनके पास में एकदम बड़े बड़े तलवार और क्या बोलते हैं एक्स वगैरह जो है कहते हैं ना वो टांगी वगैरह जैसे लकड़ियां काटते हैं, वो सारी चीजें हैं। और आपको लग रहा है भाई कि ये लोग तो आज मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मार ही देंगे। आपको कहीं से गन मिलती है भागते भागते, अब आपको लगता है कि भाई हम इन लोगों को शूट करेंगे तभी हम बच पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं बच पाएंगे, इन लोगों की तरफ शूट करेंगे तभी बच पाएंगे। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि भाई वो लोग जो 4 लोग आ रहे हैं ना, तो भीड़ से भागते हुए आ रहे हैं, भीड़ में से ऐसे आपको दौड़ा रहे हैं। तो अगर आपने उनकी तरफ शूट किया तो हो सकता है गोली जो है आसपास जो कोई लोग हैं उनको भी लग सकती है। बट आपका ये भी है कि भाई अगर मैंने इनकी तरफ शूट नहीं किया, गोली नहीं चलाई, तो ये लोग आके मुझे मार ही देंगे। और ये सोच के आपने दोनों चीज की भाई मुझे अपने आप को डिफेंड भी करना है, अदरवाइज मेरी डेथ हो जाएगी, और अगर मैं मारूंगा तो सामने वाले किसी और को इंजरी हो सकती है। ये दोनों चीज दिमाग में रख के अगर आपने उधर गोली चला दी और किसी को लग गया और किसी को कोई इंजरी हो गई, हार्म हो गया,
तो भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है, ये कह रहा है, आप देखिए सुनिए क्या कह रहा है। इफ इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट which reasonably cause the apprehension of death। क्या है भाई, आप एक प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं अगेंस्ट एन असॉल्ट जो दिमाग में आपके ये अप्रीहेंशन डाल रहा है कि आपकी डेथ हो जाएगी। द डिफेंडर, डिफेंडर कौन, मतलब मैं, यहाँ पे समझ लीजिए मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मुझे 4 लोग दौड़ा रहे हैं मारने के लिए, तो डिफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज दैट राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू एन इनोसेंट पर्सन। उसके दिमाग में क्या है ये कि भाई मैं अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करूंगा, बट यहाँ पर किसी दूसरे को भी हार्म हो सकता है जो कि इनोसेंट पर्सन है, वो उन चारों में कोई इन्वॉल्व नहीं है, वो आसपास कोई खड़ा इंसान है या उस भीड़ में ही चलता हुआ इंसान है, वो लोग हैं। और ये रिस्क दिमाग में लेते हुए वो क्या करता है, his right of private defense extend to the running of that risk। वो अपने right of private defense को एक्सरसाइज करता है, तो उसका जो right of private defense है उस रिस्क तक भी जाएगा। मतलब कि अगर उसने शूट किया और उन चारों में से किसी और को लग गई गोली, जो एक इनोसेंट पर्सन था, वहां पे खड़ा था, कोई सब्जी बेच रहा था, फल बेच रहा था, या कोई भी और पर्सन, तो उस पर्सन के अगेंस्ट भी इसको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ठीक है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असॉल्ट व्हेन देयर इज अ रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, सेक्शन 44, पहले सेक्शन 106 में। ये यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है, पहले बताइए। तन्मय, बर्नाली, लक्ष्मी, रोज, हुसैन, सूरज। जी अमोल बताइए। सर एक बार रिपीट कर देंगे सर इसी को थोड़ा सा। इसमें सिंपल सी चीज है, देखिए अमोल, जैसे आप लोग इतने सारे लोग हैं, ठीक है, सारे स्टूडेंट हैं यहाँ पे, गुस्सा हो गए सर के ऊपर, अब आप लोग सब मुझे दौड़ा रहे हैं पीटने के लिए, ठीक है। इसमें 2 स्टूडेंट ऐसा है जो मुझसे गुस्सा नहीं है ना, बेचारा वो लोग भीड़ में ही खड़ा है या आगे पीछे खड़े हैं वो लोग। अब हुआ क्या कि भाई मुझे लगा कि भाई मैं अगर अपने आप को बचाना चाहता हूं तो मुझे आप लोग की तरफ शूट करना पड़ेगा, जो बंदूक मेरे हाथ में है उससे मारना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आप लोग रुकेंगे नहीं। लेकिन जो 2 लोग हैं साथ में, जो 2 स्टूडेंट अलग हैं, उनको भी गोली लग सकती है अगर मैंने उधर इशारा करके मारा। और ये दिमाग में मेरी चीज दोनों है कि भाई अगर मैंने इन लोगों को रोका नहीं तो ये लोग आके मेरी जान ले लेंगे, है ना, रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ है मेरे दिमाग में कि भाई ये लोग आके मेरी, आप लोग आके मेरी जान ले लेंगे। और अगर मैंने शूट नहीं किया उधर, गोली नहीं चलाई उस तरफ आप लोगों की तरफ, तो सॉरी गोली चलाई आप लोगों की तरफ, तो किसी ना किसी इनोसेंट पर्सन को, जो इनोसेंट स्टूडेंट है, जो आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व नहीं है, उसको भी गोली लग सकती है। और ये दोनों चीज मैंने सोच के दिमाग में रख के गोली चलाई। और अगर मान लीजिए गलती से जो इनोसेंट स्टूडेंट है उनको गोली लग जाती है, जो मारने में जा रहे थे उन लोगों को नहीं लगती है, तब भी मुझे उनके अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। यही सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई जब इंसान जो है अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसे असॉल्ट से जो डेडली है, डेडली का मतलब है कि भाई उसको लग रहा है कि भाई ये जिस तरीके से लोग मुझे मारने आ रहे हैं तो मेरी डेथ ही हो जाएगी, लेकिन मैंने अगर अपने बचाव में कोई काम नहीं किया तो फिर ये मुझे मार देंगे। और अगर बचाव में कुछ काम किया तो हो सकता है मेरे उस एक्ट से किसी इनोसेंट पर्सन को भी इंजरी हो सकती है, तो इसको हार्म हो सकता है। तो ये जो चीज मैंने सोच के जब मैंने अपने बचाव में कोई काम किया है, तो वो बचाव से अगर उस इनोसेंट पर्सन को कोई नुकसान हो जाता है तब भी मुझे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मिलेगा उस पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके सर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट। अच्छा देखिए पहले क्या था कि अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट बेसिकली कहने का मतलब है अलग अलग चैप्टर में थे आईपीसी में, ठीक है। अभी इन सबको एक चैप्टर में कर दिया गया। क्यों कर दिया गया भाई? क्योंकि ये सारे जो ऑफेंस है वो एक ही टाइप के ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं, एंड दैट ऑफेंस इज इनकोएट ऑफेंस। इनकोएट ऑफेंस क्या होता है, किसी को मालूम है? इनकोएट ऑफेंस क्या होता है? सर उस टाइप के ऑफेंस का एग्जीक्यूशन जरूरी नहीं है सर, मेयरली मतलब वो अटेम्प्ट से पहले की स्टेज में भी वो जो है ऑफेंस है सर। इनकोएट ऑफेंस नहीं, मतलब वो तो सिर्फ अपने एक पार्ट जैसे बताया है। इनकोएट जो ऑफेंस है
इनकोएट ऑफेंस जो है ये कहता है कि भाई जो हमने पढ़ा ना कि क्या कहते हैं उसको, एक ऑफेंस को करने के लिए आपका 4 स्टेज है, ठीक है, या क्या कहते हैं, 4 स्टेज नहीं, 4 एसेंशियल चीजें हैं, है ना। क्या है आपका, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, मेंस रिया होना चाहिए, एक्टर सीरियस होना चाहिए और कमीशन होना चाहिए। तो इन चारों में से कोई एक गायब भी होगा ना, तब भी आपको पनिशमेंट मिलेगी। दैट इज इनकोएट ऑफेंस। मतलब कि जरूरी नहीं कि चारों एसेंशियल एलिमेंट जो है वो कंप्लीट हो किसी इंसान को पनिश करने के लिए। तो एक तो अटेम्प्ट में हमने ऐसे ही पढ़ा कि भाई कोई ये अटेम्प्ट जो है वो तीसरा है, तो अटेम्प्ट हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट, इसमें भी ये चीज है कि भाई पूरी चीजें कंप्लीट नहीं होती हैं। जैसे कि अबेटमेंट में अगर हम बात करें तो अबेटमेंट में एक्टस रियस नहीं होता, ठीक है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में भी एक्टस रियस नहीं होता है और कमीशन भी नहीं होता है। सिंपल सी बात है, क्रिमिनल हम कॉन्स्पिरेसी करते हैं और अटेम्प्ट भी जो है तीसरी स्टेजेस है। तो कहने का मतलब है जो हमने दो चीजें पढ़ी कि स्टेजेस ऑफ क्राइम और एक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, इनका जो पूरा का पूरा मेल मिलाप है, मतलब कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं इन सारे ऑफेंसेस में नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, अबेटमेंट में माइंड किसी और का होता है, एक्ट किसी और का होता है। दिमाग मेरा है कि भाई किसी को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन मैं किसी और को भड़का रहा हूं और उसको भड़का के कह रहा हूं कि जाओ उसके खिलाफ ऑफेंस करके आओ। तो इंटेंशन मेरी है बट एक्ट किसी और का है जिससे मैंने ऑफेंस करवाया है भड़का के उसको। तो क्या है, एक्टस रियस मेरा एब्सेंट है, सिर्फ इंटेंशन है, मेंस रिया है। बात समझ में आई? तो एक्टस रियस एब्सेंट है और यहाँ पे नुकसान तो उसको हुआ ही हुआ है, चलिए जो भी बहरहाल है, हुआ या नहीं हुआ फिर अलग बात है वो। बट एक चीज क्या एब्सेंट है, एक्टस रियस, मेरी एक्टस रियस एब्सेंट है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में हम लोग कॉन्स्पिरेसी करते हैं कुछ क्रिमिनल एक्ट करने के लिए, इलीगल एक्ट या फिर लीगल एक्ट बाय इलीगल मीन्स, है ना। वहां पे हम कोई एक्ट नहीं करते हैं, कोई कमीशन नहीं होता, बस एक कॉन्स्पिरेसी होती है कोई क्राइम को करने के, माइंड होता है बेसिकली कहने का मतलब। तो वहां पे भी एक दो चीजें एब्सेंट है। अटेम्प्ट में भी वही बात करें तो भाई आप इंटेंशन फॉर्म करते हो, प्रिपरेशन करते हो, देन अटेम्प्ट करते हो, लेकिन कमीशन नहीं होता। तो यहाँ पे भी एक चीज क्या है, गायब है। तो कहने का मतलब है कि वो ऑफेंस जिसमें जो एलिमेंट्स ऑफ क्राइम है या स्टेजेस ऑफ क्राइम है वो कंप्लीट नहीं होते हैं, वो इनक्वेट ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं चैप्टर 4, जिसमें अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट आते हैं। और ये जो है आपके बेसिकली बात करें तो सेक्शन 45 से लेकर सेक्शन 62 तक डील करते हैं। सेक्शन 45 बात करता है अबेटमेंट ऑफ थिंग्स की, ठीक है। कैसे हो सकता है भाई, तो 3 तरीके से हो सकता है, इंस्टिगेशन, एंगेजमेंट और एडिंग, ठीक है। ऐसे आप याद कर सकते हैं, इंस्टिगेशन, एंगेजमेंट और एडिंग। IEA, इंडियन एविडेंस एक्ट से भी याद कर सकते हैं इन तीनों फॉर्मेट को, इनका सीक्वेंस को, इंस्टिगेशन, एंगेजमेंट, एडिंग। इसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि अबेटमेंट का क्या मतलब है। अबेटमेंट का मतलब होता है भाई इनकरेजमेंट, इनकरेज समवन टू कमिट एन ऑफेंस। किसी को आप जो है भड़का रहे हो, उत्साह रहे हो कि कोई ऑफेंस करे, ठीक है। तो इसको कैसे आप कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो इंस्टिगेट करके उसको पूरा का पूरा तरीके से भड़का के उत्साह के कि भाई तुमको मार के चला गया लेकिन तुमने उसको छोड़ दिया, कैसे यार तुम्हारी पूरी बेइज्जती हो गई, मोहल्ले में सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, तुमको भी उसको सबक सिखाना चाहिए, है ना। ऐसे करके आपने उसको भड़काया। दूसरा, बाय इंगेजिंग पर्सन इन कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है कि उसके साथ मिलजुल के आपने एक प्लान बनाया और प्लान को एग्जीक्यूट किया, ठीक है, लेकिन मेन माइंड उसमें आपका था, ठीक है। और तीसरा कि एडिंग और इलीगल ओमिशन। एडिंग और इलीगल ओमिशन का मतलब कि मान लीजिए कोई इंसान कोई क्राइम कर रहा है और क्राइम करते समय उसको आपने कोई हेल्प करी, उसके कमीशन करते समय या करने के बाद, या फिर कोई चीज आपको वहां पे करना एक राइट था लेकिन आपने उस चीज को नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि कोई एक इंसान है, किसी ने किसी इंसान को मारा, पुलिस आई वहां पे, देखा पुलिस ने। अब पुलिस को पता है कि भाई उस इंसान को उठा के हम डॉक्टर जाएंगे तो वो इंसान ठीक हो जाएगा। पुलिस लेके गई मान लीजिए डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर ने क्या किया वहां पे
कि उसका कोई इलाज नहीं किया, डॉक्टर को इलाज करना था, डॉक्टर ने इलाज नहीं किया, डॉक्टर ने ऐसे ही छोड़ दिया, अरे यार ठीक है हटाओ मरने दो, क्यों मारपीट करके आए, कुछ भी सारी चीज। तो सिचुएशन ये है कि आपका इलीगल ओमिशन करके भी आप कर सकते हैं। एडिंग देखोगे कि सिंपल सी बात है, कोई मार रहा था और आपने सामने जाके आपने भी पीटना उसको स्टार्ट कर दिया, ठीक है, वो हो गया एडिंग। लेकिन ओमिशन मतलब कि कोई राइट था आपको करना, कोई काम करना था, लेकिन आपने उस काम को नहीं किया और उससे जो है उस इंसान को कोई नुकसान हो गया, ठीक है। तो अबेटमेंट में तीन चीजें हैं आपका, इंस्टिगेशन, एंगेजमेंट, एंगेजिंग पर्सन इन कॉन्स्पिरेसी, और तीसरा है इंटेंशनली एडिंग और इलीगल ओमिशन। अब जो पहला और तीसरा है आपका इंस्टिगेशन और इलीगल ओमिशन और एडिंग वाला जो है, उसमें एक्सप्लेनेशन जो 1 है और 2 है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्या है इसको समझते हैं पहले, तो आपको दोनों चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन or by willful concealment of material fact which he is bound to disclose, voluntary cause or procure or attempt to cause or procure a things to be done is said to instigate doing of that thing. एग्जाम्पल समझिए इसका कैसे क्या है। कह रहा है कि भाई एक पुलिस ऑफिसर है, वो बी को पकड़ने गया गांव में, उसको पता नहीं कि बी कौन है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली पता है चेहरा उसने देखा नहीं, उसको एक एड्रेस मालूम था कि भाई इस जगह पे रहता है। एक आदमी है ए जो बाहर खड़ा है, बी को अरेस्ट करने गया है, बी के घर के बाहर ए खड़ा है, ठीक है, और बी के घर के सामने जेड का घर है, ठीक है। ए ने पुलिस को बोला कि ये जो जेड का घर है ना, यही बी का घर है, और जो जेड है वही बी है। मतलब उसने ये नहीं बताया कि ये जेड जो है वो बी नहीं है, उसने बता दिया जेड को कि जेड जो है वो बी है, ठीक है। पुलिस गई, इसको अरेस्ट करके आ गई, ठीक है। क्या हुआ, इंस्टिगेशन में अंदर आएगा। अगर आप मिस रिप्रेजेंटेशन करके भी किसी को इंस्टिगेट कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, तब भी जो है अबेटमेंट के लिए लायबल, ठीक है। ये चीज इसमें कह रहा है कि पर्सन बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट, इंसान ने चीजों को मिसरिप्रेजेंट किया, इसने मिसरिप्रेजेंट तो किया, क्या किया, बी को जेड को बता दिया कि बी है, या फिर मान लीजिए वो छुपाता कोई चीज यहाँ पे, कहता नहीं नहीं बी तो रहता ही नहीं यहाँ पे, है ना, बी रहता ही नहीं है यहाँ पे, कहीं और रहता है। तो उस सिचुएशन में उसने छुपा दिया, कंसील कर दिया। जो बाउंड टू डिस्क्लोज था, अब ए से कोई पब्लिक ऑफिसर कोई चीज पूछ रहा है तो ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज, है ना। विटनेस अगर होते हैं, कोई गवाह होते हैं किसी केस में, या कोई पुलिस किसी से पूछताछ करती है, तो दे आर अंडर ड्यूटी टू डिस्क्लोज द ट्रुथ, झूठ नहीं बोल सकते वो। तो ये जो पर्सन, इसने झूठ बोला, कंसील किया, बातों को छुपाया, तो दैट मींस इसने इंस्टिगेट किया है उस पुलिस ऑफिसर, और इसलिए यहाँ पे जो क्या होगा, वो लायबल होगा अबेटमेंट के लिए, है ना। मतलब कि मान लीजिए इसने जेड को अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो यहाँ पे ए तो जेड तो क्या कहते हैं, पुलिस ऑफिसर तो लायबल नहीं होगी, वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में उसने किया, लेकिन ए लायबल होगा उसको रॉन्गफुली कन्फाइन करवाने के लिए पुलिस से, ठीक है, बाई इंस्टिगेशन, है ना। दूसरा एक्सप्लेनेशन करेगा, whoever either prior to or at the time of the commission of act does anything in order to facilitate the commission of that act and thereby facilitate the commission thereof is said to add the doing of that particular thing. ऑफेंस को करने से पहले या ऑफेंस को करते वक्त किसी इंसान ने आपको हेल्प करी उस ऑफेंस को करने में, तो माना जाए कि उसने क्या किया है, अबेटमेंट किया है बाय इंटेंशनली एडिंग, है ना। मान लीजिए कोई इंसान है, कोई ऑफेंस करने जा रहा है, उसको वो डंडे लेके जा रहे हैं किसी को पीटने के लिए, बोले यार डंडे से क्या पीटोगे, ये लो गन लाके मारो, खत्म करो एक ही बार, ठीक है। या फिर वो मार के भागा रहा है, आपने बोला कि अरे पैदल भागोगे तो पुलिस पकड़ लेगी, आओ मेरी गाड़ी में बैठो, चलो हम तुमको कहीं और लेके चलते। तो क्या है भाई, आपने अबेटमेंट किया है, कैसे, बाय इंटेंशनली एडिंग दैट पर्टिकुलर पर्सन either before the commission of that particular offense or during the commission of that particular offense, ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में आप इंटेंशनली एडिंग के लिए लायबल होंगे। अब एक दो केस है इसमें, इसको देख लीजिए और चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला है वकील यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अबेटमेंट इज अ डिफरेंट ऑफेंस प्रोवाइड दैट द थिंग्स अबेट इज एन ऑफेंस। अबेटमेंट एक अलग ऑफेंस है और जो ऑफेंस कर रहा है वो पर्सन, वो एक अलग ऑफेंस है, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग अभी आगे भी इसमें पढ़ेंगे भी कि मान लीजिए किसी इंसान को आपने अबेट कर दिया और उस इंसान ने वो ऑफेंस नहीं किया, तब भी आप अबेटमेंट टू दैट पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए लायबल होंगे।
बात समझ आ रही कि वो ऑफेंस का होना इज नॉट नेसेसरी। आपने किसी इंसान को अबेट कर दिया, वो इंसान जो है आपके अबेटमेंट से आ गया उस सिचुएशन में उस ऑफेंस को करने, लेकिन बाद में उसने नहीं किया उस ऑफेंस को, तब भी आपको लायबल किया जाएगा अबेटमेंट के लिए। सो अबेटमेंट इज एन डिफरेंट ऑफेंस, और जो ऑफेंस हो रहा है दैट इज अ डिफरेंट ऑफेंस। ये वकील यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कहा गया। फिर क्वीन वर्सेस मोहित में सती प्रथा से रिलेटेड केस है कि मतलब एक औरत जो है वो अपना सती जो है परफॉर्म करने जा रही थी, और कुछ लोग थे जो बगल में से राम राम चिल्ला रहे थे, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि भाई तुम करो, अपने आप को जो है आग में जाके आहुति दे दो। तो उस सिचुएशन पे जो है, एक सेकंड, उस सिचुएशन पे कोर्ट ने कहा कि जितने लोग भी वहां पे उसको इंस्टिगेट कर रहे थे वो सारे लोग क्या होंगे, लायबल होंगे वहां पर ऑफेंस को करने के लिए, और मतलब अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन के लिए। ठीक है। तीसरा जो केस है दैट इज क्वीन वर्सेस उम्मी। क्वीन वर्सेस उम्मी केस है चाइल्ड मैरिज का। इसमें ये कहा गया है कि कोई इंसान अगर चाइल्ड मैरिज करवा रहा है तो जो पंडित जी हैं हमारे, ठीक है, पंडित जी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पंडित जी जो है वो मंत्र जो जप रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, वो उसके लिए लायबल होंगे एडिंग के लिए, मतलब अबेटमेंट बाय एडिंग के लिए, क्योंकि भाई जो चाइल्ड मैरिज करा रहे हो तो ऑफेंस के लिए लायबल होंगे, लेकिन जो हेल्प कर रहे हैं उनको, तो हेल्प कौन कर रहा है यहाँ पे, पंडित जी उनको हेल्प कर रहे हैं, वो लायबल होंगे। लेकिन जो लोग यहाँ पर आपके शादी में आए हैं, खाना खा रहे हैं, जो गेस्ट हैं, वो लोग की कोई लायबिलिटी नहीं, बट पंडित जी जो है वो यहाँ पे लायबल होंगे फॉर अबेटमेंट बाय एडिंग ऑफ चाइल्ड मैरिज। ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं आपकी इंस्टिगेशन की, एडिंग की, है ना, और अबेटमेंट और ऑफेंस में क्या दोनों अलग अलग हैं या दोनों एक हैं, तो इनमें कुछ केसेस हैं जो आपको ध्यान रखना है। वकील यादव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, क्वीन वर्सेस मोहित और क्वीन वर्सेस उम्मी, 3 केसेस ये हैं जो आपको ध्यान रखना है। कभी कभी केस पूछ लिया जाता है कि ये जो केसेस है वो किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है। अब देखिए फिर आता है सवाल कि अबेटर कौन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको जो ध्यान रखना है अबेटर के ऊपर। ठीक है, कि अबेटर कौन होगा। तो अबेटर तो ऑब्वियस सी बात है, वो पर्सन है जो भाई ऑफेंस कमिट करने के लिए आपको अबेट कर रहा है। ठीक है। जो भी पर्सन, सेक्शन 46 कहता है कि पर्सन हु अबेट्स आइदर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो ऑफेंस को करने के लिए आपको अबेट कर रहा है वो अबेटर होगा। और दूसरा कह रहा है द कमीशन ऑफ एन एक्ट which would be an offense if committed by a person capable by law of committing an offense with the same intention or knowledge as that of the abater। कि मतलब कह रहा है कि अगर सामने वाला पर्सन उस ऑफेंस को करता उसी इंटेंशन के साथ, उसी नॉलेज के साथ जो अबेटर की है, तो वो एक ऑफेंस होता, तो वो पर्सन भी अबेटर होगा। ठीक है। क्या कह रहा है कि अबेटर that a person abates an offense the commission of an act which would be an offense। एक एक्ट करने के लिए वो कह रहा है कि भाई इस एक्ट को आप करो और वो एक ऑफेंस होगा if committed by a person capable by law of committing an offense। capable by law का मतलब क्या है कि वो इंसान ना हो, वो माइनर ना हो, वो ल्यूनेटिक ना हो, ये सारी चीजें। of an offense with the same intention or knowledge as that of abater। ठीक है, कि भाई अबेटर की तरह जो उसका इंटेंशन और नॉलेज है वो उसके पास होनी चाहिए। ठीक है। और उसके साथ अगर कोई ऑफेंस कर रहा है तो वो वहां पे अबेटर कहलाएगा। अब इसमें 5 एक्सप्लेनेशन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 46 में बेसिकली अगर बात करें तो ये ऊपर की जो 2 चीजें हैं ना, उससे इतना सवाल नहीं पूछा जाता। मेन जो सवाल पूछा जाता है ये 5 एक्सप्लेनेशन है। पहला कह रहा है कि भाई अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन जो है वो क्या होगा, अबेटमेंट होगा। मतलब कि आपने किसी से कोई काम करवाया, कोई इलीगल एक्ट कराया, वो भी पनिशेबल है, और किसी से आपने कोई इलीगल ओमिशन करवाया वो भी पनिशेबल है। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस जो है वो कहीं पर खड़ी है, किस लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, कि भाई यहाँ पे कहीं झगड़ा होगा, कुछ होगा तो उसको रोकेगी। अब कोई झगड़ा वहां पे हो रहा है, आप पुलिस के पास जाते हो, बोलते हैं अरे सर ये लोग तो रोज झगड़ा करते रहते हैं, क्या आप इन लोगों के पिछले में पड़िए, छोड़िए, लीजिए चाय पीजिए, नाश्ता करिए, है ना। तो अब पुलिस की कोई ड्यूटी थी करना, आपने उसको करने नहीं दिया। ठीक है। तो क्या हुआ, आप लायबल होंगे ऑफेंस के लिए, अबेटमेंट के लिए, पुलिस को अबेट करने के लिए, उनको अपना एक्ट नहीं करने देने के लिए, कहने का मतलब। तो अबेटमेंट ऑफ एन इलीगल ओमिशन इज ऑल्सो एन ऑफेंस। ठीक है, एक्ट के लिए तो है ही है और ओमिशन के लिए भी है।
दूसरा है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड और दैट द इफेक्ट रिक्विजिट टू कॉन्स्टिट्यूट द ऑफेंस शुड बी काउज्ड। बात समझ आ रही है कि भाई एक्ट जो है जिसके लिए अबेट किया गया है वो एक्ट हो ये जरूरी ही नहीं है। मतलब मुझे किसी ने अबेट किया, मैंने सोचा कि हाँ आज ये ऑफेंस करूंगा, बट कल मेरा माइंड चेंज किया नहीं नहीं यार वो बेकार, इतना मेरा दिमाग जो है कचरा भर के चला गया, मैं तो ये ऑफेंस नहीं करा, फालतू का मैं कल फंस जाऊंगा, रहने दो मैं नहीं करता। लेकिन अगर कल ये चीज केस हो गया आपके खिलाफ या मैंने ही जाके जो है वो कंप्लेन कर दी कि भाई इसने मुझे ऐसे ऐसे बहकाया था इस तरीके के ऑफेंस को करने के लिए और मैं जो है वो इंस्टिगेट हो गया था, तो उस सिचुएशन में मुझे उस पर्सन को लायबल किया जाएगा कहने का मतलब। ठीक है। Then explanation 3 कहता है कि it is not necessary that the person abated should be capable by law of committing an offense or that he should have the same guilty intention or knowledge as that of abater or any guilty intention or knowledge। कहने का मतलब इसमें है, एक सेकंड, हाँ तो इसमें ये है पॉइंट कि भाई कोई ऐसा पर्सन जो कि कैपेबल नहीं है ऑफेंस करने के लिए, उसको अगर आपने अबेट किया, कैपेबल कौन कौन इंसान नहीं होते, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन अबेट ऑफेंस करने के लिए कैपेबल नहीं होते हैं, इनसेन पर्सन नहीं होते हैं, माइनर जो है 7 साल से कम उम्र का है वो नहीं होता है। तो इन सबको भी अगर आपने अबेट किया है ऑफेंस करने के लिए तब भी आपको लायबल किया जाएगा। मान लीजिए किसी 5 साल के बच्चे को आपने भड़काया कि बेटा मम्मी पापा तुमको चॉकलेट नहीं देते, ऐसे मम्मी पापा को रख के क्या फायदा, ये लो चाकू, जाके पेट में चाकू मार देना। तो बच्चा जो है वो तो ऑफेंस के लिए लायबल नहीं होगा, बट यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द अबेटमेंट टू मर्डर। समझ आ रही, ये चीज यहाँ पे कह रहा है। फिर एक्सप्लेनेशन 4 कह रहा है कि द अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस बीइंग एन ऑफेंस, द अबेटमेंट ऑफ सच एन अबेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस। मतलब कि एक चैन बना दिया आपने, आपने जिस पर्सन से क्राइम करवाना था आपने उसको अबेट नहीं किया, आपने किसी थर्ड पर्सन को अबेट किया और उसको कहा कि जाओ उस पर्सन को अबेट करो और उससे ये क्राइम करवाओ। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यही हम लोग ले लें, मैं अमोल से मुझे क्राइम करवाना है, मैंने अमोल को कुछ नहीं बोला, मैंने हुसैन को बोला कि भैया आप जो है अमोल को जाके भड़काइए कि वो किसी भी XYZ पर्सन का जो भी हमें मेरा दुश्मन है उसको जाके मारे। अब मैंने इसको भड़काया, हुसैन को बहुत बुरी तरीके से भड़काया और हुसैन ने जाके अमोल को भड़काया और अमोल ने जाके ऑफेंस कर दिया। तो यहाँ पे भी मैं लायबल हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने तो हुसैन को भड़काया था और हुसैन ने जाके अमोल को भड़काया, तो अमोल ने जो ऑफेंस किया उसके लिए हुसैन को लायबल किया जाए, मुझे तो कोई लायबिलिटी नहीं होगी। नहीं, अबेटमेंट का अबेटमेंट इज ऑल्सो एन ऑफेंस। समझ में आ रही, ये चीज एक्सप्लेनेशन 4 जो है हमारा वो कह रहा है। Then explanation 5 क्या कह रहा है? Explanation 5 कह रहा है it is not necessary for the commission of an offense of abatement by conspiracy that abater should concentrate the concert the offense with the person who committed. It is sufficient if he engage in the conspiracy in pursuance of which the offense is committed. सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी में वो यही है कि भाई जिस पर्सन में कॉन्स्पिरेसी हो रही है और जो पर्सन अबेट कर रहा है उनके बीच में कोई लिंक हो, कोई बातचीत हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, बट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एक दूसरे को जानना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कौन है इस मुद्दे के पीछे वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, बट अबेटमेंट बाय क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जरूरी नहीं। आपने एक मतलब होता है कि एक ऊपर से, आपने मूवी में देखा होगा कि भाई कहाँ से ऑर्डर आया है, तो ऊपर से ऑर्डर है, पाकिस्तान से कोई कराची में कहीं कोई बैठा हुआ है और वो ऑर्डर कर रहा है कि भाई यहाँ पे जाके बम ब्लास्ट करना है। तो उस सिचुएशन में आप जो है उसके साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं और बीच में एक मीडिएटर रखते हैं कि भाई ये बंदा जो हमारी बातें उधर पहुंचाएगा और उधर की बातें इधर पहुंचाएगा। तो ये सारे लोग जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला बाय अबेटमेंट में लायबल होंगे। मतलब कि जो बैठा है वहां पर वो अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी में लायबल होगा। जरूरी नहीं कि जिससे वो काम करवा रहा है उसको वो जानता हो या ये उसको जानता हो। ठीक है, इन सब की अगर कॉन्स्पिरेसी और काम हो रहा है तो लायबल होगा। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट by conspiracy that the abater should concern the offense with the person who committed
मतलब जिसने ऑफेंस किया है उसके साथ डीलिंग हो, उसके साथ बातचीत हो, जरूरी नहीं कोई बीच में अगर मीडिएटर भी है, बस उसको पता है कि भाई कोई ऊपर से बंदा जो है वो कमांड कर रहा है और उसके कमांड में हम ये ऑफेंस कर रहे हैं, तब भी वो पर्सन जो ऊपर बैठा है वो कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल होगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। तो ये 5 एक्सप्लेनेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पांचों में से आपके सवाल जो है पूछे जाते हैं कि भाई क्या क्या जो है काइंड ऑफ अबेटमेंट हो सकते हैं। तो इलीगल ओमिशन के लिए किसी को अबेट करते हैं तो वो भी एक ऑफेंस होगा। अगर आप जो है अबेट किसी को कर रहे हैं लेकिन अबेटमेंट वाले पर्सन ने ऑफेंस को नहीं किया, तब भी आप लायबल होंगे। अबेटमेंट के लिए जरूरी नहीं कि सामने वाला पर्सन कैपेबल हो, उसका भी सेम इंटेंशन और नॉलेज हो जो आपका है। और चौथा ये कह रहा है कि अबेटमेंट ऑफ बीइंग एन ऑफेंस जो है वो भी एक अबेटमेंट होगा, मतलब किसी ने अबेट, आपने किसी को अबेट किया, उसने किसी और को अबेट किया और उसने जाके ऑफेंस किया, तब भी आपकी लायबिलिटी होगी। और पांचवा कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी में जरूरी नहीं कि जो पर्सन कॉन्स्पिरेसी कर रहा है और जिससे वो काम करवा रहा है उसके बीच में कोई वार्तालाप हो, कोई जान पहचान, कोई बातचीत हो। बीच में किसी मीडिएटर के थ्रू भी आप लोग अगर काम कर रहे हैं तब भी आप जो है वो लायबल यहाँ पे होंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कि अबेटमेंट इन इंडिया ऑफ ऑफेंस आउटसाइड इंडिया और अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द ऑफेंस इन इंडिया। अब इसमें कोई बताएगा मुझे कि कौन सा सेक्शन जो है इन दोनों में से नया ऐड हुआ है? शायद मैंने स्टार्टिंग क्लास में आप लोगों को बताया था। किसी को याद है? सेक्शन 48 से। करेक्ट, सेक्शन 48। सो ये जो सेक्शन है पहले सेक्शन 108 ए में था। ठीक है, ये सेक्शन पहले हमारा आईपीसी में आ ही नहीं। ठीक है, हालांकि फिर इसमें हम लोग वही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी वाला ऐसा करके हम लोग करते थे, या जो सेक्शन 2 था उन सब के थ्रू हम लोग वो अप्लाई करवाते थे। बट द पॉइंट इज कि अभी हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया, ऐसा नहीं था कि मतलब इस टाइप के ऑफेंस में सजा नहीं होती थी। किसी अबेटमेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द ऑफेंस, मतलब कोई बाहर से अबेट कर रहा है इंडिया में ऑफेंस करने के लिए तो उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती थी, ऐसा था। मतलब हम लोग टेरिटोरियल वाला रूल लगा के कर देते थे कि भाई किसी ने बाहर से कोई क्राइम किया है इंडिया में करवाया है तो सामने वाले को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में या जॉइंट लायबिलिटी में कैसे भी करके लायबल कर लेते थे। लेकिन अभी हमने स्पेसिफिकली अबेटमेंट के लिए कर दिया कि भाई कोई बाहर से अंदर इंसान, इंडिया के अंदर इंसान को अबेट कर रहा है और इंडिया में क्राइम करवा रहा है, तब भी उसको लायबल किया जाएगा उस बाहर वाले आदमी को। पहले था कि इंडिया से बाहर, मतलब कि इंडिया में हम बैठे हैं और हमने किसी बाहर में जो इंसान बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, वहां पे किसी से क्राइम करवाया अबेट करके उसको, तो लायबिलिटी है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि पर्सन अबेट एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु इन इंडिया, मतलब कि मैं जो अबेट कर रहा हूं मैं इंडिया में हूं। अबेट द कमीशन ऑफ एनी एक्ट विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। विदाउट एंड बियॉन्ड का मतलब आपको मैंने बताया था कि कोई ऐसा जगह जो इंडिया के बाहर है लेकिन किसी और कंट्री के कंट्रोल में है, किसी और कंट्री के टेरिटरी में आता है, तो वो बियॉन्ड इंडिया होगा। लेकिन किसी भी कंट्री के कंट्रोल में नहीं, किसी भी कंट्री के टेरिटरी उसके अंदर वो नहीं आता, तो वो विदाउट इंडिया होगा। तो उन जगह पे वो ऑफेंस उससे करवाता है उसको अबेट करके, तो वो पर्सन लायबल होगा और माना जाए कि उसने जो ऑफेंस किया है वो इंडिया के अंदर कमिट किया। जैसे कि ए इन इंडिया, ए इंडिया में बैठा, मान लीजिए दिल्ली में बैठा है, दिल्ली से इंस्टिगेट करता है बी, ए फॉरेनर इन द कंट्री एक्स, एक्स कंट्री में वो बैठा है, उसको कहता है कि भाई आप अपनी कंट्री में किसी भी पर्सन का एक्स वाई जेड किसी का भी मर्डर कर दो, तो ए जो होगा अबेटमेंट टू मर्डर के लिए इंडिया में लायबल। ठीक है, ए यहाँ बैठा है, ए ने मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री में किसी दूसरे पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को मारने के लिए अबेट किया है और उसने उस थर्ड पर्सन को मार दिया, तो उसकी वो जो लायबिलिटी वहां उस कंट्री में होगी वो तो होगी, लेकिन मेरी लायबिलिटी यहाँ होगी अबेटमेंट ऑफ मर्डर के लिए। ठीक है, दूसरा कह रहा है कोई बाहर कंट्री में बैठा, उसने इंडिया में किसी को अबेट किया है ऑफेंस करने के लिए। आपने देखा होगा मूवी अक्षय कुमार की, कौन सी थी, स्लीपर सेल वाली, कौन सी मूवी थी, नाम बताइए फटाफट कोई। सोनाक्षी सिन्हा अक्षय कुमार की, किसी को याद है? बेबी थी शायद सर। क्या? बेबी। नहीं नहीं, बेबी नहीं थी। अक्षय कुमार, सोनाक्षी सिन्हा, गोविंदा रहते हैं और
बेबी थी वो, चलिए ध्यान नहीं आ रहा मुझे भी इसका नाम। तो बहरहाल पॉइंट ये है कि उसमें क्या होता है, उसमें भाई बताता है कि भाई ये स्लीपर सेल होते हैं इंडिया में, अलग अलग जगह पे अपना अपना नॉर्मल लोगों की तरह काम करते हैं। इनको जब ऊपर से एडवाइस आती है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आता है, तब ये निकलते हैं और कहीं ना कहीं ब्लास्ट कर देते हैं। ये हॉलीडे ये भी, हाँ, हॉलीडे, हॉलीडे, हॉलीडे करेक्ट, हॉलीडे। तो वही चीज है यहाँ पे कि भाई कोई बाहर से इंसान बैठा है और वो इंडिया में किसी इंसान को अवेट करे कि इंडिया में आप ऑफेंस करिए, तो वो जो बाहर बैठा है उसको वहां पे लायबल किया जाएगा इस तरीके से कि उसने इंडिया में वो ऑफेंस किया। ठीक है कि पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस विद इन द मीनिंग ऑफ दिस संहिता हु विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, मतलब वो इंडिया से या तो बाहर है, कोई दूसरी कंट्री के टेरिटरी में, या कोई ऐसी जगह है जो नो मैंस लैंड है। अबेट द कमीशन ऑफ एन एक्ट इन इंडिया विच वुड कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस इफ कमिटेड इन इंडिया। ठीक है कि मतलब वो इंडिया में अगर होके करता तो एक ऑफेंस होता, तो इस तरीके से वो पर्सन उस चीज के लिए लायबल हो जाती है। एक ए इन कंट्री एक्स, भाई एक ए बंदा है वो एक्स कंट्री में रहता है, इंस्टिगेट बी टू कमिट एन मर्डर इन इंडिया, बी को इंस्टिगेट करता है कि भाई इंडिया में किसी का मर्डर कर दो, बी जो है किसी का मर्डर कर देता है, तो ए जो है वो गिल्टी होगा अबेटमेंट ऑफ मर्डर इन इंडिया, इंडिया में मर्डर के लिए, मर्डर के अबेटमेंट के लिए वो लायबल होगा। तो ये नया सेक्शन है जो ऐड हुआ है 48, तो इसको आपको याद रखना। ठीक है, कोई इंडिया में रह के बाहर अबेट कर रहा है तो ये पहले था 108A में, लेकिन कोई बाहर से इंडिया में अबेट कर रहा है तो वो अभी नया हमने ऐड किया है 48 सेक्शन 48 ऑफ बीएनएस में। ठीक है, देन पनिशमेंट क्या होगी भाई अबेटमेंट की, तो पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ एन एक्ट अबेटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, तो क्या होगी भाई, तो एक सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई सबसे पहले समझिए दो चीजें इसमें कह रहा है। ये कह रहा है कि भाई अगर किसी पर्टिकुलर ऑफेंस के अबेटमेंट की एक्सप्रेसली पनिशमेंट दी है तो पनिशमेंट वही मिलेगी। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे थेफ्ट है हमारा, वैसे है तो नहीं इसकी पनिशमेंट, बट अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट की कहीं पर पनिशमेंट स्पेसिफिकली दे रखी है, तो भाई हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो पनिशमेंट दे रखी होगी, कोई इंसान अगर अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट करेगा तो हम उसको वही पनिशमेंट दे देंगे। लेकिन अगर किसी ऑफेंस की अबेटमेंट की पनिशमेंट नहीं दे रखी तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगी वो ये बताता है। ये कह रहा है कि whoever abet any offense shall, if the act abated is committed in the consequence of abatement and no express provision is made by this, कहीं पर भी उसके एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया कि उस ऑफेंस के अबेटमेंट की ये पनिशमेंट है, तो वो पर्सन पनिश होगा, बी पनिश विद पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट होगी वही पनिशमेंट उसको उसके अबेटमेंट की मिलेगी। मान लीजिए उस ऑफेंस की पनिशमेंट 10 साल है, अप टू 10 ईयर पनिशमेंट है, तो उसके अबेटमेंट की ही पनिशमेंट उसको 10 साल मिलेगी। अगर कहीं पर दे रखा है एक्सप्रेस प्रोविजन तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कहीं नहीं दे रखा है तो जो ऑफेंस की पनिशमेंट होगी वही उसको अबेटमेंट की पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इलस्ट्रेशन जैसे देख लें इसका कि ए इंस्टिगेट बी टू गिव फॉल्स एविडेंस, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट दैट ऑफेंस, ए इज गिल्टी ऑफ अबेटिंग दैट ऑफेंस एंड इज लायबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, है ना। जो भी भाई ऑफेंस की पनिशमेंट है वही पनिशमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी। देन इसके बाद ये सेक्शंस हैं कुछ बीच के, वैसे ये रीडेबल सेक्शन है, कहीं कोई ऐसा इसमें पढ़ाने वाला समझाने वाला नहीं है। 50 से 60 तक का, इसको एक बार देख लीजिए क्या कह रहा है। पनिशमेंट ऑफ अबेटमेंट इफ पर्सन अबेटेड डज एक्ट विथ डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबेटर। ठीक है, मेरे ख्याल से इसको पढ़ाने की जरूरत नहीं, इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, है ना। इसको एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा, अगर कल आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो कल आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इसको आपको, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसे सवाल इतने नहीं पूछे जाते हैं, है ना। और ये रीडेबल है, सिर्फ इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है ना, कि अगर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है ये है तो उसमें सजा कितनी है, ये बस उसको ही बताता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी पे देखिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में दो चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि एक एग्रीमेंट होता है यहाँ पे दो और दो से ज्यादा लोगों में, और एग्रीमेंट किस लिए होता है, एक इलीगल एक्ट करने के लिए और एक लीगल एक्ट बाय इलीगल मींस। अब कोई बता सकता है कि इलीगल एक्ट क्या है, व्हाट इज इलीगल एक्ट। तीन चीजें इलीगल एक्ट हो सकती है जो हमने पढ़ी थी डिफिनेशन, क्या होगा एक इलीगल एक्ट। हम्म, कोई अवैध कार्य था जिसको मना किया मतलब किया गया हो।
कार्य करने के लिए वो अद्वितीय करना। जो कोई चीज है सर, पता है ये पब्लिक के लिए हानिकारक है, तो उसको करने के लिए एक अवैध तरीके से वो एक अपराध कहलाएगा। देखिए ठीक है, थोड़ा सा सवाल जवाब सही है, बट जो सही जवाब है उसका ये है कि 3 चीजें इलीगल एक्ट में आएगी। पहली कि जो एक ऑफेंस है, violates the laws or regulation. ठीक है। दूसरा, हाँ, अगेंस्ट प्रोहिबिटेड बाय एनी पर्टिकुलर लॉ, है ना, कोई भी चीज या तो ऑफेंस है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। और तीसरी कि जो रीजन देता है कि आपके खिलाफ एक सिविल एक्शन ले सके, है ना। इलीगल एक्ट का अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे बीएनएस में या आईपीसी में, तो यही है, 3 चीजों में से इलीगल एक्ट माना जाएगा, है ना। तीनों में से कोई भी एक चीज अगर होगी, या ऑफेंस है, या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, या फिर एक सिविल एक्शन का रीजन देता है, तो वो एक इलीगल एक्ट होगा। तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज करने के लिए आप कॉन्स्पिरेसी करते हैं तो आपको सजा मिलेगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है कोई लीगल एक्ट करते हैं बाय इलीगल मीन्स, तो आपको सजा मिलेगी। बट इसमें एक चीज कह रहा है, क्या कह रहा है, प्रोवाइड दैट नो एग्रीमेंट except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuant thereof। अब ये क्या कह रहा है कि भाई कि सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट होना इज नॉट एन ऑफेंस। उस एग्रीमेंट के बेसिस पे, उस एग्रीमेंट को करने के लिए आपने कोई एक्ट किया हो, दैट इज इंपॉर्टेंट टू मेक यू लायबल इन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 4 लोग जिनने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की, ठीक है, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की 4 लोग हैं यहाँ पे, इन्होंने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करने की। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, कहीं पर मीटिंग करी, जहां पे बॉम्ब ब्लास्ट करेंगे वहां का नक्शा निकाला, कुछ ना कुछ चीजें करी, ठीक है। तो कोई एक्ट किया इन लोगों ने उस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के एग्रीमेंट के पर्सुएंट में, ठीक है, तभी जो है वो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में लायबल है। मतलब जो कहने का मतलब है कि भाई जिस काम को करने के लिए जो एक्ट किया उसमें कुछ नहीं ये लोग कर रहे हैं, अभी बम ब्लास्ट करने नहीं जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन उसको करने के लिए जो एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट को करने के लिए इन्होंने कुछ एक्ट किया है। मतलब बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए जो एग्रीमेंट इन्होंने किया है, मीटिंग ऑफ माइंड इन्होंने करी है, उसमें जो है इन लोगों ने कोई काम, कोई एक्ट किया है, ठीक है। कहीं पर मिले, बातचीत करी, नक्शा कहीं से निकलवाया, है ना, कुछ सामान असला बारूद इकट्ठा किया, कुछ ना कुछ, मतलब ये कहने का मतलब इन्होंने मीटिंग ऑफ माइंड के हिसाब से अपना मीटिंग ऑफ माइंड करने के लिए इन्होंने कोई काम किया, ठीक है। सो ये कह रहा है कि प्रोवाइड दैट नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस शैल अमाउंट टू क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, unless some act beside the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuant thereof, ठीक है। तो उस एग्रीमेंट के लिए जो है इन लोगों ने कोई एक्ट साइड में किया हो, तभी उनकी लायबिलिटी यहाँ पर होगी। केस है राजेंद्र वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2019 का। इसमें कहा गया कि 3 चीजें एसेंशियल है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में किसी पर्सन को लायबल करने के लिए। पहला कि देयर मस्ट बी एन क्रिमिनल ऑब्जेक्ट, सबसे पहले तो उनका एक क्रिमिनल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मीटिंग ऑफ माइंड हुआ तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए उनका, क्रिमिनल ऑब्जेक्ट। दूसरा है कि देयर मस्ट बी ए प्लान और स्कीम एम्बॉडीड मीन्स टू अकम्प्लिश दैट, उन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है, कि स्कीम बनाया हुआ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको हम कैसे अचीव करेंगे आगे जाके, ठीक है। और तीसरा, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पर्सन टू कोऑपरेट फॉर दिस अकम्प्लिशमेंट, है ना। तो मतलब कि वो लोग जो हैं क्या कर रहे हो, उन्होंने वो एग्रीमेंट में एक दूसरे के एक एग्रीमेंट किया हो कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे इस पर्टिकुलर ऑफेंस को करने के लिए। तो सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई ये क्राइम हम लोगों को करना है, किसी का मर्डर करना है, कहीं थेफ्ट करना है, कोई कुछ करना है, एक उन्होंने एक ऑब्जेक्ट किया। उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया, कि स्कीम बनाया कि भाई हम लोग यहाँ से गन खरीदेंगे, यहाँ पे जाके ये करेंगे, यहाँ पे वो ऐसे आएगा तो उसको हम मारेंगे। और उन सारी चीजों को कैसे करेंगे वो लोग, एक एग्रीमेंट के थ्रू। उन सब चीजों, सब लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट होगा कि हम लोगों को इस काम को करने में एक दूसरे को हेल्प करनी, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, ठीक है। तो अगर ये 3 चीजें होंगी तभी जाके एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए एक पर्सन को लायबल किया जाएगा, अदरवाइज दैट पर्सन, the person who made the criminal conspiracy, they will not be held liable for the criminal conspiracy, ठीक है। तो राजेंद्र वर्सेस स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली 2019 का केस है जो आपको ध्यान रखना है।
भीमभार प्रधान वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ये केस है एक 1954 का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है that it is not essential that more than one person should be convicted of the offense of conspiracy. It is enough if the court is in the position to find that two or more persons were actually concerned in the conspiracy. मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि भाई दो या दो से ज्यादा लोगों को सजा मिले, बस कोर्ट को अगर ये प्रूफ हो जाए कोर्ट में कि भाई दो या दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में, तब भी जो है सजा मिलेगी जो भी लोग यहाँ पर केस में मिलेंगे। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है, पुलिस जो है एक ही को पकड़ पाई। अब ये कह रहा है कि भैया हमको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आप कैसे लायबल कर सकते हो, बाकी 2 लोग तो मिले ही नहीं आपको। तो केस ये कह रहा है कि भाई अगर कोर्ट में ये प्रूफ हो जाए कि 2 लोग और इन्वॉल्व थे, तो ये जो तीसरा पर्सन जिसको पुलिस ने अकेले अरेस्ट किया, इसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए लायबल किया जा सकता है। ठीक है, सो द इम्पोर्टेंट इज कि इन्वॉल्वमेंट होना, कोर्ट में ये प्रूफ होना कि भाई 2 या 2 से ज्यादा लोग इन्वॉल्व थे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को करने में, वो इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन को लायबल करने के लिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक पॉइंट? फिर स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नलिनी का जो केस है राजीव गांधी असोसिएशन का, इसमें कहा गया था वही, यही जो पॉइंट है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। The Supreme Court held that the association of the accused with the main accused or knowledge of the conspiracy would not make the accused a conspirator. Agreement is a sine qua non. Agreement होना जरूरी है। आपको सिर्फ जो माइंड है, जो इसके पीछे का मास्टर माइंड है, उसके बारे में पता होना है ना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका उससे मीटिंग ऑफ माइंड होना इज इंपॉर्टेंट। अगर आप दोनों का मीटिंग ऑफ माइंड नहीं हुआ है तो आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। नलिनी में क्या होता है कि भाई उसको ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि भैया जाना है आपको बम लगा के और आपको जो है ब्लास्ट करना है। तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यहाँ पे हुई नहीं, कहने का मतलब है यहाँ पे कोर्ट ने यही कहा कि भाई जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए मीटिंग ऑफ माइंड इज अ साइन क्वा नॉन। ठीक है, और एक कंटिन्यूइंग ऑफेंस है ये, जो कि हर एक स्टेज पे लायबल, हर एक स्टेज पे कहने का मतलब कि भाई आपने जैसे ही मीटिंग ऑफ माइंड किया आपकी लायबिलिटी स्टार्ट हो गई। आपने फिर अगर आगे जाके कोई ऑफेंस भी कर दिया तब भी आपकी लायबिलिटी आएगी, और आपका इनिशियल स्टेज से भी आपकी लायबिलिटी आती है। देन उसके बाद पनिशमेंट क्या है, तो सिंपल सी बात है पनिशमेंट में भी कि भाई 2 कैटेगरी में इसका पनिशमेंट को बांटा गया है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस करने के लिए आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं जिसमें सजा जो है वो 2 साल से कम की है, ठीक है, और कोई भी एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं दिया गया है, तो वहां पर जो है वो आपका मतलब कोई ऐसा ऑफेंस आपने किया है जिसमें सजा या तो डेथ पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या 2 साल के ऊपर है, ठीक है, 2 साल है या 2 साल से ऊपर है, तो उस केस में आपको ऐसे ही सजा मिलेगी जैसे अबेटमेंट की मिलती है। तो अबेटमेंट में क्या मिलती है, ऑब्वियसली बात अबेटमेंट पे वही पनिशमेंट मिलती है जो ऑफेंस की होगी। और दूसरा कह रहा है कि अगर आपका ऑफेंस ऐसा है जिसमें 2 साल से कम की सजा है, मतलब मान लीजिए किसी इंसान ने किसी को रॉन्गफुल कन्फाइन करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करी, ठीक है, तो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट क्या है, मेरे ख्याल से 1 साल होगी शायद, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, देख लीजिएगा, ठीक है, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट की पनिशमेंट क्या है, 1 महीने की। तो उस सिचुएशन में जो लायबिलिटी होगी पनिशमेंट की वो होगी 6 मंथ की, अप टू 6 मंथ की, फाइन की या बोथ की। बात समझ में आ रही कि जो पनिशमेंट है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है कि अगर आपने कोई ऐसा क्राइम करने के लिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है जिसमें सजा जो है वो डेथ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म अप टू 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर, तो उस सिचुएशन में जो सजा होगी वो आपकी अबेटमेंट के जैसी होगी, ठीक है। लेकिन अगर 2 साल से कम उम्र के कम पनिशमेंट वाले किसी ऑफेंस के लिए आपने जो है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की है, तो जो सजा होगी वो 6 महीने से ज्यादा की नहीं होगी, और फाइन हो सकता है और दोनों हो सकता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक पे। कोई ओनली सब लग रहा है सो गए भाई, लंबी क्लास हो गई आज बहुत ज्यादा। सर ये क्लास सर 7 से 8 होनी थी सर, 6 से चल थोड़ी सी आज थोड़ी सी पहले हो गई क्लास, एक्चुअली एक क्लास और थी तो वो हुई नहीं सर की, तो इसलिए मैंने थोड़ी पहले स्टार्ट कर दी,
मैसेज उस हमारे कोई लिए मसला सर नहीं, जिनका छूट गया उनको मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप लोग स्टार्टिंग में देख लीजिएगा उसमें, ठीक है। ज्यादा नहीं छूटा होगा आपको, है ना, वो प्राइवेट डिफेंस वाला होगा तो आप लोग रिकॉर्डिंग में देखिए। तो ठीक है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस में आते हैं अब हम लोग। अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस का सिंपल सा मतलब होता है भाई कि कोई ऑफेंस आप करने गए बट आप कंप्लीट नहीं कर पाए उसको, राइट। तो इसमें जो है क्या होगा कि अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस का आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं जिसमें सजा जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट है, ठीक है, और वो ऑफेंस के अटेम्प्ट की पनिशमेंट कहीं पर भी नहीं दे रखी, ठीक है, तो उस सिचुएशन में सजा क्या मिलेगी आपको, उसकी हाफ, ठीक है। Imprisonment for a term which may extend to half of the imprisonment for life or 1/2 of the longest term of the imprisonment provided that for the offense or which such fine as is provided for the offense or with whom। सिंपल सी बात है कि भाई कोई ऑफेंस आप करने गए जिनमें उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है वो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है या इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट में रिगरस या सिंपल कुछ भी हो सकती है, तो अगर उसके अटेम्प्ट की पनिशमेंट कहीं नहीं दे रखी है तो उस सिचुएशन में जो सजा होगी वो आपकी होगी, क्या होगी, उस ऑफेंस की जो मैक्सिमम पनिशमेंट है उसकी हाफ, ठीक है, और जो उसकी फाइन होगा वो पूरा का पूरा फाइन, और दोनों में हो सकता है, सिंपल इज दैट। और इसमें कुछ सेक्शन 62 में आपको याद नहीं करना, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट केस है, बस ये दो केस याद रखिएगा, अभयनंद मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें जो है कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस की थी, इशू की थी कि अटेम्प्ट मतलब कहाँ पे माना जाए कि आपने ऑफेंस के लिए अटेम्प्ट किया है। अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस का किसी को फैक्ट याद है? सर इस केस में एक कोर्ट ने बोला था कि पहले एसेंशियल्स की कंडीशन की बात कही थी, एसेंशियल्स ऑफ अटेम्प्ट की। इसमें ये बोला था कि एक इंटेंशन होनी चाहिए, मेंस होनी चाहिए कमिट करने के लिए कोई ऑफेंस के लिए। सेकेंडली ये बोला गया था कि सर कि कोई एक्ट होना चाहिए, कोई स्टेप लेना चाहिए। और थर्ड ये बोला गया था कि वो उसके बियॉन्ड कंट्रोल हो। नहीं, बियॉन्ड कंट्रोल फैक्ट किसी को केस का याद है? फैक्ट क्या था इस अभिनंदन मिश्रा वाले केस का? सर क्या नहीं? हाँ यस प्लीज। अरे सर इसमें जो है ये चीटिंग के लिए इनको वो किया गया था। अब इन्होंने क्या किया था कि ये एग्जाम देने चाह रहे थे और एग्जाम देने जाने से पहले इनको पकड़ लिया गया। ये कहने लगे सर हम तो प्रिपरेशन स्टेज में हैं, हमारी तो इंटेंशन थी नहीं ऑफेंस कमिट करने का। और अभी तो क्योंकि प्रिपरेशन के लिए एक मैक्सिम है कि वे द पर्सन हैव द टाइम टू रिपेंट हिमसेल्फ, अगर वो अपने आप को रिपेंट कर सकते हैं तो कर ले, तो वो उससे पीछे बैक आ सकता है। इसी केस में जो है सर फिर बात की गई कि अभय आनंद मिश्रा ने को जब इन्होंने डिफेंस लिया, कोर्ट ने इनको मना कर दिया, कहा नहीं आपका ये डिफेंस नहीं चलेगा और आप अगर एग्जाम में ना भी बैठते तो आप जो है फुली प्रिपेयर्ड थे। इसीलिए जो है उनको आईपीसी की 471 और उधर पनिश किया गया इनको फिर। हाँ 511। तो द पॉइंट इज कि भाई कोर्ट ने यही बताया कि भाई प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में डिफरेंस क्या है। प्रिपरेशन इज दैट स्टेज जहां से आप बैक आ सकते हैं, ऑफेंस को कमिट करने से रुक सकते हैं, बट अटेम्प्ट जो है ऐसी स्टेज है जहां से या तो आप ऑफेंस को कमिट करेंगे या फिर आप ऑफेंस को करने से मिस हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि वही कि आपने बंदूक चलाई किसी की तरफ, अब वो बंदूक की गोली या तो जाके उसको लगेगी या तो मिस करेगी, आप वहां से वापस नहीं आ सकते। लेकिन अगर आपने कहीं बंदूक रखी है ना, खरीद के रखी है अपने घर में, तो आप अभी सोच सकते हैं कि भाई उसको कल जाके हम मारेंगे या नहीं मारेंगे, समथिंग लाइक दैट। कोर्ट ने यही कहा कि प्रिपरेशन जो है एक ऐसी स्टेज है जहां से आप अपना माइंड चेंज कर सकते हैं, ऑफेंस को करने से रुक सकते हैं, बट अटेम्प्ट एक ऐसी स्टेज है जहां से आप जाके आगे ऑफेंस को कमिट करेंगे, चाहे वो फेल होगा या कमिट होगा। तो इसमें ही 2-3 चीजें कोर्ट ने कही अभिनंदन मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में कि पहला बात कि उसका इंटेंशन होना चाहिए ऑफेंस को करने के लिए, उसके लिए उसने प्रिपरेशन करी हो, है ना। और तीसरा है कि सच एक्ट नीड नॉट बी पेनुलिमेटेड एक्ट टुवर्ड्स द कमीशन ऑफ ऑफेंस बट मस्ट बी एन एक्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, है ना। कि भाई आप प्रिपरेशन स्टेज पे वो एक्ट को नहीं कर रहे हैं, उस एक्ट को करते समय, कमीशन करते समय उस एक्ट को बेसिकली आपने वो अटेम्प्ट किया हो। मतलब कहने का मतलब है वही कि भाई
एक सेकंड, ठीक है। करने ऑफेंस को कमिट करते समय कुछ आपने किया हो तब आपको लायबल किया जाएगा, ठीक है। सेम चीज आपका सुधीर कुमार मुखर्जी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वाले केस में भी यही व्यू कोर्ट ने यहाँ पे रखा था। तो ये दो केसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं बस। तो ये बेसिकली आज का क्लास जो है वो रहेगा, इसमें हम लोग अटेम्प्ट तक डिस्कस करेंगे। कल जो है फिर आपका आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑफेंस जो है अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछिए, अदरवाइज क्लास को हम लोग करेंगे एंड। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? हाँ बताइए, किसी का कोई सवाल है यहाँ तक? आज हमने सेक्शन जो है वो 34 से लेकर सेक्शन 62 तक डिस्कस किया है ना। हमने प्राइवेट डिफेंस जो है उसको डिस्कस किया है। तो प्राइवेट डिफेंस अगर किसी का छूट गया हो, कोई लेट ज्वाइन करेंगे तो वो वीडियो थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूंगा, उसको देख लीजिएगा। एंड उसके बाद हमने जो 3 इनक्वाइट ऑफेंस हैं, है ना, आपका क्या कहते हैं, अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट, इन तीनों को डिस्कस किया। पहले ये सारी चीजें अलग अलग जगह पे थी, अलग अलग चैप्टर्स में थी, बट नाउ इन बीएनएस इन तीनों को एक ही चैप्टर 4 में ऐड किया गया। तो ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई इंसान इंडिया से बाहर और इंडिया के अंदर किसी को अबेट करता है ऑफेंस को करने के लिए, तो भी उसको लायबल किया जाएगा अबेटमेंट में, और जो सेक्शन 48 में जो है ऐड किया गया, ठीक है। तो ये कुछ नई चीजें हैं जो हमने आज डिस्कस करी है। अगर किसी का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग क्लास को एंड कर सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए। अली सर आप कैसे हैं? सर मैं बढ़िया हूँ।